शिवांशी और सभी बच्चे खुशी से बस में बैठे एंजॉय कर रहे थे। विशु शिवी से चिपका हुआ था और बाकी बच्चों को चिढ़ा रहा था। सब लोग खुश थे। आज इतने दिनों बाद सब लोग कहीं घूमने जा रहे थे। कुछ देर के सफर के बाद उनकी बस मुंबई के एक बड़े से अम्यूजमेंट पार्क के आगे आके रुकी। शिवी ने एक एक करके सभी बच्चों को बस से उतारा और एक तरफ खड़ा कर दिया। आज उनके साथ एक औरत और आई थी बच्चों का ध्यान रखने के लिए। उसका नाम ललिता था। वो बच्चों को पकड़कर खड़ी थी। पास में रमा काकी भी खड़ी थी विशु का हाथ पकड़कर। शिवी बस के ड्राइवर के पास गई और बोली, भैया आप यहीं कहीं बस को पार्क कर दो, हमें आने में काफी टाइम लग सकता है, ठीक है? ठीक है दीदी, हम अपनी बस में बैठकर इंतजार करेंगे। शिवी ने हामी भर दी और बच्चों के पास चली गई। उसने सबकी तरफ देखा और उन्हें गिनते हुए बोली, सबसे पहली बात, कोई भी बदमाशी नहीं करेगा। मेरे ललिता आंटी और रमा काकी के आसपास ही रहना है। जहां जहां घूमना होगा हम लेकर जाएंगे, पर कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं, ओके बच्चों? सभी बच्चे खुशी से चीखने लगे। कुछ देर बाद शिवी सभी बच्चों को लेकर अंदर चली गई। काउंटर पर जाकर सबके लिए टिकट ली और अंदर चले गए। उसके जाते ही कोई आदमी काउंटर पर आया। उसने भी एक टिकट ली और उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। रुद्रम अपने उसी रौब से अपने ऑफिस में अपने सीएम चेयर पर बैठा था और अपने पेन को अपनी 2 उंगलियों से पकड़कर घुमा रहा था। तभी केबिन का गेट खुला और उसमें से एक आदमी पाटिल के साथ अंदर आया, जिसकी उम्र यही कोई 50 साल की होगी। उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ दिख रहा था। अंदर आते ही उसकी नजर सामने चेयर पर बैठे रुद्रम को देखकर उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगा। उसने अपना थूक निगला और रुद्र के सामने खड़ा हो गया। पाटिल रुद्र के पास जाकर खड़ा हो गया। पेन को देखते हुए रुद्र खतरनाक तरीके से बोला, ये पेन भी क्या काम की चीज है ना पाटिल, चाहे तो उससे कुछ भी लिख लो। जो अगर सामने वाले की जुबान ज्यादा चल रही है तो उसकी जुबान में इसी पेन को घुसा दो। रुद्रम की खतरनाक बातें सुनकर सामने खड़ा आदमी थर थर कांप रहा था, पर उसने अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। पाटिल कुटिलता से उस आदमी को देख रहा था और रुद्रम की बात सुनकर बोला, हो भाऊ, आप बराबर आहेस। हमें तो हर चीज का दोनों रूप में यूज करना चाहिए। सामने खड़े आदमी को सब समझ आ रहा था कि ये दोनों इनडायरेक्टली रूप से उसे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। उस आदमी ने आह भरी और बोला, कैसा का है सीएम साहब? आदमी की बात सुनकर रुद्रम के हाथ रुक गए जो पेन को घुमा रहे थे। उसने पेन को टेबल पर रखा और तेज नजरों से सामने खड़े आदमी को देखकर बोला, शिंदे तुम? अरे वाह, आज तो हमारे ऑफिस में पूर्व उप मुख्यमंत्री आए हैं। मेरा तो ध्यान ही नहीं गया तुम्हारे ऊपर। आप जैसे बड़े लोग कहाँ हम जैसे छोटे लोगों पर ध्यान दोगे भाऊ? रुद्रम ने शिंदे को ऊपर से नीचे तक घूरा और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें पता है अक्सर मेरा ध्यान गंदगी की तरफ जाता है क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं। तो जब भी नजर पड़ती है उस गंदगी को उखाड़ फेंक देता हूँ, सब कुछ सफा चट कर देता हूँ। रुद्रम की दिव्य अर्थी बातों का मतलब समझकर शिंदे को बहुत गुस्सा आ गया, पर रुद्रम के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। अगर कुछ कहा भी तो ना जाने आदमी क्या कर बैठे, क्योंकि इसके गुस्से का अंदाजा तो सबको ही है। शिंदे खामोश खड़ा उसे देख रहा था। तभी रुद्र बोला, अरे अरे तुम खड़े क्यों? बैठो ना। उप मुख्यमंत्री बन बन के जो चर्बी चढ़ी है उससे अब चलने में खड़ा रहने में दिक्कत तो होगी ही ना। बैठ जाओ आराम से। शिंदे को खांसी आ गई। उसने तिरछी नजरों से रुद्रम को देखा और चेयर पर बैठ गया। रुद्रम ने एक फाइल को उठाया और उसे पढ़ने लगा। पूरे केबिन में खामोशी छाई हुई थी। शिंदे की तो हालत खराब हो रही थी। अचानक उसके कानों में एक रौबदार आवाज सुनाई दी। रुद्र ने फाइल को पढ़ते हुए कहा, तेरे बेटे को समझा देना अपने लिमिट में रहे और उस लड़की के आसपास भी ना दिखाई दे, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। शिंदे हैरानी से उसे देखने लगा। पाटिल भी चौंक गया और रुद्र को देखने लगा। उसे अब डर सताने लगा था क्योंकि रुद्रम अपनी कमजोरी को जग जाहिर कर रहा था। शिवांशी के बारे में जानकर सब लोग समझ जाएंगे कि रुद्रम गायकवाड़ की भी कोई कमजोरी है। शिंदे हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, भाऊ
आप किस लड़की की बात कर रहे हो? और मेरे बेटे ने क्या किया है? रुद्रम ने गुस्से से उसे देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, तेरे बेटे की जो दोस्त उसके साथ काम करती थी, जिसे तूने मेरे कहने पर जॉब से निकलवाया था, वही शिवाक्षी अग्निहोत्री। शिंदे शक की निगाहों से रुद्रम को देखने लगा और बोला, माफ करना भाऊ, छोटा मुंह बड़ी बात, पर उस मामूली लड़की से आपका क्या लेना देना है? रुद्रम ने उसे घूरा और बोला, तेरे को कोई प्रॉब्लम है? मेरा किसी से कुछ भी लेना देना है? नहीं नहीं भाऊ, ऐसा नहीं है, बस पूछ रहा हूं क्या बात है। मेरा शिकार है वो, दुश्मनी निभानी है उससे, जुबान लड़ाई है उसने मुझसे। कोई भी मेरे और मेरे शिकार के बीच आएगा तो उसका आखिरी सांस लेने का मौका होगा, क्योंकि उसके बाद। इतना कहकर रुद्रम चुप हो गया और शिंदे ने अपने मन में कहा, इस आदमी से दुश्मनी लेना मतलब खुद को बर्बाद करना ही है। वो लड़की तो अब गई, कहीं साथ में मेरे वैभव को ना डुबा ले। मुझे उस वैभव को समझाना होगा और उस आफत लड़की से दूर रखना होगा। रुद्रम ने टेबल पर पेन से आवाज करते हुए कहा, सही सोच रहा है तू, और अब उस पर अमल भी कर। समझा तेरे लाल को, वरना वो मेरे हाथ लगा ना तो उसके सारे रंग उड़ा दूंगा मैं। शिंदे घबरा कर बोला, भाऊ मैं समझ गया हूं और अपने बेटे को भी समझा दूंगा, बस आप गुस्सा ना करो। रुद्रम ने उसे देखा और वापस अपनी फाइल रीड करने लगा। कुछ देर तक उन दोनों की कुछ खास बातचीत चली, जिसमें रुद्रम ने उसे अच्छा खासा धमकाया ही था और इनडायरेक्टली सब कुछ समझा दिया। शिंदे बुरी तरह से डरा हुआ था और कुछ देर बाद सीएम ऑफिस से चला गया। उसके जाते ही पाटिल बोला, भाऊ ये सब क्या है? आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया? कोई रिस्क नहीं लिया है, वो मेरी है, उससे सबको दूर करना तो होगा ही ना। अरे कांच की गुड़िया है, एकदम अनछुई है, जिसे पहली बार मैं ही छूऊंगा। किसी की औकात नहीं है उसके आसपास भी मंडराने की। तो ये वैभव क्या चीज है? भाऊ किसी को आपकी कमजोरी पता नहीं चलनी चाहिए, और आपने सामने से उस कुत्ते को बता दिया कि शिवाक्षी। रुद्रम ने उसे गुस्से से घूरा और बोला, ए शिवाक्षी नहीं, शिवाक्षी बहिनी। पाटिल के होश उड़ गए। उसने रुद्रम को चौंकते हुए देखा और कहा, भाऊ आप क्या बोल रहे हो? वहिनी? पर कैसे? आप दोनों की शादी कहाँ हुई है? जो भाऊ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? रुद्रम ने अपने टेबल की ड्रॉर से सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों पर रख दिया। लाइटर से उसे जलाते हुए बोला, अभी नहीं हुई तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो हो ही जाएगी शादी मेरी, वो भी उस रस भरी से। भाऊ आपको क्या हो गया है? ये आप नहीं हो जिसे हम सब जानते हैं, जिसे शेखर साहब ने मेहनत से खड़ा किया था। ये तो कोई और ही है जो ना जाने कहां खो जाते हैं। रुद्रम सिगरेट की कश लेने लगा और धुआं छोड़ते हुए जुनून से बोला, नहीं पता मुझे क्या हुआ है और क्या हो रहा है, पर इतना जान ले, कोई भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। मैं जो हूं वो दुनिया के लिए एक रहस्य है, पर तब तक ही। भाऊ पता करिए कि आपको क्या हुआ है, क्यों आप एक अनजान लड़के के लिए इतने बेताब हुए जा रहे हैं, क्यों आप उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पता करिए भाऊ, मुझे तो पता चल गया है कि ऐसा क्यों है, पर अब आपकी बारी है। आप अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत करो और समझ जाओ कि उस लड़की से आपका क्या नाता है, क्यों नाता है। मैं आपको यूं घुटता हुआ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि आप अपनी फीलिंग्स को पहचान लो और अब आगे बढ़ जाओ। अब वक्त आ गया है कि रुद्रम गायकवाड़ को पता चले कि वो क्यों शिवाक्षी अग्निहोत्री के लिए इस कदर पागल है। रुद्रम जुनून से सामने देख रहा था। उसके चेहरे के आगे शिवाक्षी का गुस्से वाला चेहरा घूम रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसे अपने सीने में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी थी, जो पहली बार थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और सिगरेट को फेंक दिया। उसे वो सब दिखने लगा जब उसने शिवी की मांग भरी थी और शिवी के आंसू देखे थे जो उसे अंदर ही अंदर काट रहे थे। रुद्रम ने झट से अपनी आंखें खोली और अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी मुट्ठियां कसकर बोला, इस लड़की ने पता नहीं क्या कर दिया है। अब इस बेचैनी का जवाब उसके पास ही है और वो ही मुझे शांत करेगी। इतना कहकर
रुद्रम अपने केबिन से बाहर चला गया। पाटिल ने उसे देखा और कहा, भाऊ, अब आप जैसे पत्थर दिल इंसान को कौन समझाए कि आपको प्यार हो गया है। आपको कोई समझा नहीं सकता, आप खुद ही समझोगे, क्योंकि आपके लिए ये सब पहली बार है। जो भी हो, बस मेरे भाव का दिल टूटना नहीं चाहिए, उन्हें उनके हिस्से की सारी खुशियां मिले। इतना कहकर पाटिल भी रुद्रम के पीछे पीछे चला गया। रुद्रम ने जाने से पहले लेदर का जैकेट पहन लिया था और चेहरे पर काला चश्मा लगा दिया था और अपनी एक अलग ही दूसरी गाड़ी में बैठ गया, जिसमें किसी को उस पर शक ना हो। उसकी गाड़ी तेजी से मुंबई की सड़कों पर चलने लगी। अम्यूजमेंट पार्क में शिवाक्षी बच्चों को वहां के तरह तरह के झूले ट्राई करवा रही थी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। अभी सभी लोग एक बड़े से झूले के आगे खड़े थे। कुछ बच्चे उसके अंदर जाके बैठ गए और वो गोल गोल घूम रहे थे। शिवाक्षी विशु के साथ वहां खड़ी रमा काकी और ललिता बाकी बच्चों के साथ कहीं और दूसरे झूले के पास थी। विशु खुशी से चिल्लाकर झूले पर बैठे बच्चों को पुकार रहा था। शिवी प्यार से उसे ही देख रही थी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मुझे तो भूल ही गई तुम शिवी। शिवाक्षी झट से पलट गई और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। शिवाक्षी उस आवाज को सुनकर झट से पलट गई और सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान हो गई। तभी वो शख्स मुस्कुराया और बोला, शिवी, कैसी हो तुम? शिवाक्षी के चेहरे पर गुस्सा छाने लगा और उसने खुद को शांत करके कहा, तुम यहां वैभव? वैभव मुस्कुराया और बोला, चलो अच्छा है, तुम्हें मेरा नाम तो याद है। शिवाक्षी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं ना अपने दोस्तों को भूलती हूं और ना ही दुश्मनों को। अब जाहिर सी बात है, मैं तो तुम्हारे दोस्त की श्रेणी में आता हूं ना, मेरी दोस्त शिवी। अरे वाह, आज तुम्हें मेरी यानी अपनी दोस्त की याद आ गई, क्या बात है? वैभव ने प्यार से शिवी को देखा और अपने मन में बोला, मेरा भगवान जानता है कि एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया होगा, जब मैं तुम्हें याद कर दुखी ना हुआ होगा। पर क्या करूं, मजबूर था, ना तुमसे कह सकता था और ना तुम्हारे बिना रह सकता था। पर देखो ना, हिम्मत करके आया हूं वापस अपने प्यार के पास, उसे हासिल करने की परीक्षा देने। अब तुम बस जल्दी मेरी भावनाएं समझ जाना मेरी शिवी। शिवाक्षी ने वैभव के आगे चुटकी बजाई और बोली, क्या हुआ, कहां खो गए? वैभव अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, जो मैंने किया कहा उसके बाद तुम्हारा नाराज होना जायज है, पर मेरी मजबूरी समझो शिवी। मैं क्या करता, बाबा के खिलाफ मैं नहीं जा सकता था, ये तुम भी जानती हो ना। शिवाक्षी मुस्कुराई और बोली, इट्स ओके वैभव, तुम चिंता मत करो, मैं नाराज नहीं हूं। चलो अब मैं चलती हूं। इतना कहकर शिवी ने विशु का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगी, तो वैभव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर शिवी को बहुत गुस्सा आया और उसने वैभव का हाथ झटक कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरा हाथ पकड़ने की? वैभव हैरान होते हुए बोला, ये कैसे बर्ताव कर रही हो तुम? क्या मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ पकड़ा है क्या मैं कोई अनजान हूं तुम्हारे लिए? बोलो शिवी, इतना बदलाव किस वजह से आया है तुम्हारे लिए, बताओ मुझे। शिवाक्षी के सामने रुद्रम का खतरनाक चेहरा घूमने लगा, जिसमें वो उसे धमका रहा था। पर ना जाने क्यों शिवी को वैभव के हाथ पकड़ने से चिढ़ मच रही थी। क्या इसकी वजह रुद्र है? क्या वो उससे डरती है, या कोई और वजह उसके जहन में पैदा हो रही है जो उसे रुद्रम से बांधे हुई है और वो उसके बिना आगे नहीं बढ़ पा रही है? शिवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना माथा झटका और बोली, कोई बदलाव नहीं आया है, मैं वो तुम्हारे अचानक छूने से डर गई थी, और अब तुम जाओ, मैं तुमसे ना नाराज हूं और ना ही गुस्सा, ओके? इतना कहकर शिवी वहां से जाने लगी। वैभव उसके साथ साथ हर जगह चलने लगा। शिवाक्षी इरिटेट होकर गुस्से से बोली, अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो, जाओ ना। जब तक मेरी शिवी पहले जैसी नहीं बन जाती तब तक ऐसा ही करूंगा। विशु उन दोनों को घूर रहा था। तभी उसे रुद्रम की याद आई और वो धीरे से बोला, शिवो जल्दी से यहाँ से निकल, कहीं वो हैंडसम अंकल आ गए ना तो हम सबका जीना मुश्किल कर देंगे। ओह मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें पता चला तो। इतना कहकर विशु ने कसकर शिवी की टांगे पकड़ ली और उनसे लिपट गया। शिवी उसे हैरानी से देखने लगी, पर उसे इग्नोर करते हुए वैभव से बोली, वैभव मैं वही शिवी हूँ, बस तुम्हारे बाबा ने जो किया वो सही नहीं था।
और तुमने उनका साथ भी दिया। वैभव ने अपने कान पकड़ लिए और प्यार से बोला, अपने स्कूल फ्रेंड को माफ नहीं करेगी क्या? प्लीज माफ कर दो ना, प्लीज प्लीज। शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, बस अब इतना करने की जरूरत नहीं है, माफ किया तुम्हें। वैभव खुश हो गया और विशु को छीनकर अपनी गोद में ले लिया जो शिवी की टांगों से लिपटा हुआ था। शिवी हंसने लगी। वैभव ने विशु को अपनी गोद में उछाला और गोल गोल घुमाने लगा। विशु तो बुरी तरह से डर रहा था और चिल्ला रहा था, अरे मुझे छोड़ो, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, मुझे कहीं छुपना है। अरे शिवू मुझे बचा लो प्लीज। वैभव ने उसे नीचे उतारा और उसके माथे पर किस करके कहा, ये लड़का कितनी अजीब बातें करता है सच में, अभी भी पता नहीं क्या बोल रहा था। नीचे उतरते विशु वापस शिवी की टांगों से लिपट गया। शिवी उसे हैरानी से देख रही थी पर उसे भी कुछ समझ नहीं आया। वैभव ने कहा, चलो ना राइड पर चलते हैं, देखो कितनी सारी है। यहाँ मैं बच्चों के लिए आई हूँ तो इन्हें एंजॉय करने दो। शिवी अब इतना भी बोरिंग नहीं होना चाहिए लाइफ में, चलो मेरे साथ। शिवी और वैभव आपस में बात कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कोई बेहद गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। उसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी जो आज इन दोनों पर गिरने वाली थी। वैभव ने शिवी की नाक पर टैप किया। ये नजारा देखकर तो दूर खड़ा आदमी गुस्से में पागल हो गया। उसकी मुट्ठियां आपस में बुरी तरह से कस गई। उसने अपने लाल और डरावनी आंखों से वैभव को देखा और उसके हाथ को देखा जिससे उसने शिवाक्षी को छुआ था। वैभव बोला, चलो अब चलते हैं। शिवी ने विशु का हाथ पकड़ा और उसे खुद से दूर करने लगी पर उसने कसकर उसे पकड़ा हुआ था और बोला, हैंडसम अंकल को पता चल गया ना तो हम दोनों आज तो गए, जल्दी चल कहीं छुप जाते हैं। वैभव को कुछ सुनाई नहीं दिया था इसलिए शिवी ने उससे विशु के लिए एक ग्लास जूस लाने को कह दिया। वैभव के जाते ही शिवी नीचे अपने घुटनों पर बैठकर बोली, ए पागल, तू आज इतने खुशी के दिन पर भी उन्हें याद क्यों कर रहा है? और उनसे इतना डरने की क्या जरूरत है? हमने कौन सा पाप किया है, बस घूमने ही तो आए हैं। अरे भोली, तू इस वैभव से दूर रह। तुझे पता है ना उन्हें पसंद नहीं है कि तेरे आसपास कोई भी रहे उनके अलावा, और यहाँ तो उस वैभव के साथ घूम रही है। चल कहीं छुप जाते हैं हम दोनों। अजीब लड़का है तू। अरे सीएम साहब यहाँ है ही नहीं तो डर किस बात का है, तू ही बता। शिवाक्षी ने इतना कहा ही था कि कोई खतरनाक तरीके से उसके पीछे खड़ा होकर बोला, किसने कहा मैं यहाँ नहीं हूँ? रस भरी, जहाँ तुम हो वहाँ ये रुद्रम अपने आप चला आएगा। उस रौबदार और गुस्से से भरी आवाज को सुनकर शिवाक्षी थर थर कांप उठी। विशु ने डर के मारे शिवी के पीछे नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो डर कर उसने शिवी की बाजू को पकड़ लिया। शिवी ने अपना थूक निगला और डरते हुए विशु की तरफ देखा। शिवाक्षी उस आवाज को सुनकर झट से पलट गई और सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान हो गई। तभी वो शख्स मुस्कुराया और बोला, शिवी कैसी हो तुम? शिवाक्षी के चेहरे पर गुस्सा छाने लगा और उसने खुद को शांत करके कहा, तुम यहाँ वैभव? वैभव मुस्कुराया और बोला, चलो अच्छा है, तुम्हें मेरा नाम तो याद है। शिवाक्षी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, ग्लास जूस लाने को कह दिया। तभी पीछे खड़ा आदमी फिर अपनी तेज तर्रार आवाज में बोला, जरा मेरे सामने देखना, वे तुम्हें बताया जाएगा कि सीएम साहब यही हैं। टूटने लगे थे। तभी पीछे खड़ा आदमी फिर अपनी तेज तर्रार आवाज में बोला, जरा मेरे सामने देखना, वे तुम्हें बताया जाएगा कि सीएम साहब यही हैं। जहां तुम उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रही हो, किसके साथ घूम रही हो। शिवाक्षी ने कसकर विशु के कंधे पकड़ लिए। उसने गहरी सांस ली। पीछे खड़े आदमी ने अपनी आंख भरी निगाहों से विशु को देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली और मासूमियत से बोला, सच्ची आई शपथ, मैंने इससे कहा था कि यहाँ से चल ले, पर ये नहीं मानी। बोली कि अब तो यहाँ है ही नहीं। हंसम अंकल, मेरी कोई गलती नहीं है। विशु की बात सुनकर शिवी ने उसकी तरफ आंख निकाली तो पीछे खड़ा आदमी गुस्से से बोला, उसे क्या आंखें दिखा रही हो? हिम्मत है तो मेरे सामने देखो, डराओ मुझे अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से। हाँ रसभरी, देखो मेरे सामने, अभी बताता हूं तुम्हें कि डराना क्या होता है। शिवाक्षी छिप गई। उसने मन में कहा, हे बप्पा,
ये यहाँ भी आ गए। पर शिवी, तू इनसे डरेगी नहीं। तू इनकी नौकर थोड़ी ना है। तू इनकी नौकर थोड़ी ना है जो इनकी हर बात मानेगी। बिल्कुल नहीं, मैं शेरनी हूं, किसी से नहीं डरती। और ये है कौन? इतना सोचा तभी शिवी को कुछ याद आया और वो बोले कि अरे यार, ये तो सीएम है, मुझे इनसे डरना नहीं है और इनको अपने आगे झुकाना है। शिवाक्षी ये सब सोच रही थी, तभी रुद्रम गुस्से से बोला, चुपचाप खड़ी हो और मेरे सामने देखो। रुद्रम की तेज आवाज सुनकर एक बार तो शिवी डर गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और गहरी सांस लेकर बोली, नहीं देखना आपके सामने। रुद्रम को उसकी ये बेरुखी ही तो पसंद नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, कोई तुमसे पूछ नहीं रहा है, कोई तुमसे पूछ नहीं रहा है, बल्कि मेरा ऑर्डर है। जस्ट लुक एट मी। और मुझे आपका ऑर्डर नहीं मानना है। आज मेरी छुट्टी है ना, तो बस नो बॉस एंड नो ऑर्डर रुद्रम साहब। रुद्रम को बहुत गुस्सा आया। उसने शिवी की बाजू पकड़ी और खींचकर उसे खड़ा कर दिया और झटके से अपने बाहों में ले लिया। शिवी उनके सीने से टकरा गई। शिवी दंग रह गई। तभी उसकी नजरें उसके बेहद करीब खड़े आदमी पर गई, जिसने काला चश्मा पहना हुआ था और मुंह पर मास्क पहने हुआ था। उसे गुस्से से देख रहा था। सच में क्या बवाल है ये आदमी। काले चश्मे और काले मास्क में गजब का हैंडसम लग रहा था। उससे आती खुशबू आज शिवाक्षी के अंदर तक जा रही थी। चश्मे से भी रुद्रम की काली गहरी और खूबसूरत आंखें दिखाई दे रही थी, जो सिर्फ शिवाक्षी को ही देख रही थी। रुद्रम था तो बहुत गुस्से में, पर शिवाक्षी की करीबी और उसके एहसास में वो डूब सा गया था। उसकी नजरें शिवाक्षी के हसीन और खूबसूरत चेहरे पर थम गई थी। हवा में उड़ते उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे, और होठों पर लिप बाम होने की वजह से कुछ बाल शिवी के होठों पर चिपक रहे थे। ये देखकर तो रुद्रम का रोम रोम खड़ा हो गया था। उसे अजीब अजीब से एहसास होने लगे थे, जो उसके लिए पहली बार थे। उसके बदन में एक अलग ही उमंग पैदा हो रही थी, जिसे वो पहली बार महसूस कर रहा था। पर उसे ये सब अच्छा लग रहा था, या यूं कहे वो इनमें डूबता जा रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे शिवी की कमर पर चलने लगे और उसने जोर से शिवी की कमर को दबा दिया, जिससे शिवी की चीख निकल पड़ी। इसे सुनकर रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई, पर मास्क लगा होने की वजह से किसी को दिखाई नहीं दिया। रुद्रम ने अपने हाथ उसकी कमर पर घुमाए और उसे अपने हाथों के घेरे में जकड़ लिया। शिवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र ने उसे अपने बेहद करीब कर लिया था और उसके कान के पास जाकर बेहद आकर्षक तरीके से बोला, सूरज सी तेज रोशनी है, चांद सी रोशन तेरी चमक है। ना जाने कैसे पर तू मिल गई एक ऐसे इंसान को जिसे अब तेरी ही आदत है, और सुन, सिर्फ तेरी ही तलब है। तो चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी इजाजत ये इंसान तुझे मरते दम तक नहीं देगा। रुद्रम की बेहद आकर्षक और गहरी बात सुनकर शिवाक्षी सिहर उठी। उसने अपनी आंखें खोली और हैरानी से रुद्रम के चेहरे को देखकर बोली, और वो इंसान मेरे सामने खड़ा है, एक चट्टान की तरह जो मुझे कहीं नहीं जाने देगा। वो इंसान इस राज्य का सीएम साहब है ना रुद्रम साहब? रुद्रम ने अपनी जुनूनी नजरों से शिवाक्षी के हसीन चेहरे को देखा और घमंड से बोला, कोई शक? शिवाक्षी ने ना में अपना सिर हिला दिया और खामोशी से उसे देखने लगी। विशु तो आज शिवू के इस बर्ताव को देखकर हैरान था। ये शिवू को क्या हो गया था? वो यूं रुद्रम से बात कैसे कर रही थी? विशु कभी रुद्रम को देखता तो कभी शिवाक्षी को देखता। वो खड़ा हुआ और उन दोनों के पास चला गया। खड़ा होकर शिवी और रुद्रम के पास गया और उन शिवी के पैरों से लिपट गया। शिवी होश में आई। उसने रुद्रम से अपनी नजरें हटा दी और विशु को देखने लगी, जो उससे लिपटा हुआ था। रुद्र अभी भी शिवाक्षी के चेहरे को देख रहा था। शिवाक्षी हिलने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्रम ने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। अंत में परेशान होकर वो बोली, छोड़िए, ये सब क्या हरकतें कर रहे हैं आप? ये पब्लिक प्लेस है, अच्छा नहीं लगता यहाँ ये सब। तो तुम कहना चाहती हो कि हम दोनों को किसी प्राइवेट प्लेस पर चलकर ये सब करना चाहिए, है ना? शिवाक्षी चौंक गई और हड़बड़ा कर बोली, अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। छी, कुछ भी सोच लिया आपने। रुद्रम ने उसकी ठोडी पकड़ी और थोड़ा गुस्से में कहा, इसमें छी क्या होता है? कुछ नहीं,
अब छोड़ो वरना सबको बता दूंगी कि यहाँ हम सबके बीच इस राज्य के सीएम साहब मौजूद हैं। हल्ला मच जाएगा यहाँ, सब लोग पागल हो जाएंगे आपके लिए। तुम कब पागल होगी मेरे लिए? सबसे मुझे क्या मतलब? रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी ने अपनी नजरें चुरा ली। रुद्र अपने मास्क में मुस्कुराया और बोला, मुझे इशारों के मतलब समझ नहीं आते। जो तुमने अभी अभी किया उसका क्या मतलब है रसभरी? उसका मतलब है मुझे छोड़िए। शिवी ने इतना कहा ही था और रुद्रम ने उसे छोड़ दिया और अपने हाथ उससे दूर करके बोला। शिवाक्षी को अजीब सा दर्द हुआ। उसे गुस्सा आने लगा कि रुद्रम ने उसे यूं ही छोड़ दिया। शिवाक्षी ने गुस्से से उसे देखा और मुंह फेर लिया। तभी रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और जुनून से बोला, रसभरी, सिर्फ अभी के लिए छोड़ा है, बाकी तुम्हें तो जिंदगी भर पकड़ कर ही रखूंगा। जाओगी कहां मुझसे छूटकर? रुद्रम की इस बात से शिवाक्षी को शर्म आ रही थी। उसके तन बदन में सिरहन होने लगी थी, पर अपनी भावनाओं को उसने अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। रुद्रम ने उसे छोड़ दिया और अपने हाथ में हाथ डालकर खड़ा हो गया। शिवाक्षी नीचे झुकी और विशु को पकड़कर खुद से दूर करते हुए बोली, बस अब हो गया है, इतना डरने की जरूरत नहीं है इनसे। विशु खड़ा हो गया, चुपचाप शिवी का हाथ पकड़ लिया। रुद्र आसपास अपनी पैनी नजरों से देख रहा था। तभी सामने से वैभव चलकर उनकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर रुद्रम की भौहें तन गई। वैभव को आता देख शिवाक्षी भी डरने लगी, क्योंकि अब उसके साथ रुद्रम जो था। वैभव उनके पास आया और रुद्रम को देखने लगा, पर ज्यादा ध्यान न देकर उसने शिवाक्षी से कहा, लो, तुम दोनों के लिए ऑरेंज जूस लाया हूं। सच में बहुत भीड़ थी वहां पर। विशु की तो हालत खराब हो रही थी। वो छुप छुप कर रुद्रम के गुस्से वाले चेहरे को ही देख रहा था। उसे ही पता था कि रुद्रम किस हद तक शिवाक्षी के लिए पागल है और किसी और आदमी को उसके आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुद्रम की मुट्ठी कसती जा रही थी। शिवाक्षी चुपचाप खड़ी वैभव को देख रही थी। तभी वैभव ने कहा, अरे वो मैडम कहाँ खो गई है? इतना भी हैंडसम नहीं हूं मैं। वैभव का इतना कहना ही था कि रुद्रम ने पास में पड़े पानी की बोतल को अपने पैरों से बुरी तरह से कुचल दिया। उसकी आवाज जब इन तीनों के कानों में पड़ी तो सबने उसकी तरफ देखा। वैभव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, जी आप कौन है? मैं कब से आपको देख रहा हूं, आप यहां खड़े हो। रुद्रम ने अपनी आग भरी निगाहों से शिवाक्षी को देखा तो शिवाक्षी हकलाते हुए बोली, वैभव तुम जाओ अब प्लीज, हम भी अब आश्रम जा रहे हैं। मैं क्यों जाऊं? मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ घूमना चाहता हूँ। शिवाक्षी की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कसकर अपने कुर्ते को पकड़ लिया। विशु कांपता हुआ रुद्रम की तरफ देखने लगा, जिसने अपनी लाल आंखों को बंद किया और अपनी खतरनाक आवाज में बोला, शिवाक्षी सिर्फ मेरे साथ घूमेगी, सिर्फ मेरे साथ रहेगी। वैभव ने हैरानी से रुद्रम की तरफ देखा, जो अपनी आंखें खोलकर नफरत से उसे देख रहा था। उसकी आंखों से एक बार के लिए तो वैभव भी डर गया। चश्मे से भी उसकी आंखें काफी डरावनी लग रही थी। विशु ने शिवी की टांगों में खुद को छुपा लिया। वैभव ने हैरानी से शिवाक्षी की तरफ देखा और बोला, ये सब क्या है? और ये है कौन जो ऐसे बोल रहा है? बोल रहा है नहीं, बोल रहे हैं, ऐसा कहो। क्यों? ये कोई सीएम है क्या जो इन्हें इतनी रिस्पेक्ट दी जाए? शिवाक्षी कुछ बोलने को हुई तभी रुद्रम आगे आया और शिवाक्षी के ठीक आगे आकर खड़ा हो गया। वैभव को गुस्से से देखकर बोला, चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, वो मेरी दोस्त है, आप कौन आते हैं हम दोनों के बीच आने वाले? बॉस हूं मैं उसका, वो मेरी है, मेरे साथ काम करती है। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, तो अब निकल लो। वैभव ने शिवी की तरफ देखने की कोशिश की तो रुद्रम बीच में आ गया एक चट्टान की तरह और नफरत से उसे देखने लगा। वैभव डर गया। तभी रुद्र ने उसे उंगली दिखाकर कहा, सोचना भी मत, समझल। इतना कहकर रुद्रम पीछे मुड़ा। तभी उसकी नजर खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो खामोशी से उसे ही देख रही थी। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया, दूसरे हाथ से विशु को पकड़ लिया और दोनों को अपने साथ वहां से ले जाने लगा। शिवाक्षी और विशु चुपचाप उसके साथ हाथ पकड़े हुए चल रहे थे। वैभव दंग खड़ा उन तीनों को देख रहा था। कुछ ही देर में वो लोग उसकी नजरों से ओझल हो गए। रुद्रम गुस्से से उन दोनों को खींचकर कहीं दूर ले गया, जहां कुछ गिने चुने लोग ही थे। रुद्रम वहां आया, उसने उन दोनों का हाथ छोड़ा और अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा सामने देखने लगा।
उसके पीछे खड़ी शिवाक्षी हैरानी से उसे देख रही थी, पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। रुद्रम आग में जल रहा था। उसे वो सब याद आ रहा था जब वैभव शिवाक्षी के आसपास था, उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। विशु काफी देर से खड़े खड़े थक गया था। उसने अपने आसपास देखा तो सामने उसे एक बेंच दिखाई दी। वो भागता हुआ उसके पास गया और आराम से उस बेंच पर बैठ गया और बोला, मैं तो थक गया, अब जाकर आराम मिला। शिवाक्षी ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर वापस रुद्रम की पीठ को देखने लगी। काफी देर हो गई थी, पर यह आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा था। इसे क्या हुआ है? शिवाक्षी ने हिम्मत की और आगे बढ़ने लगी। उसने गहरी सांस ली और बोली, रुद्रम साहब। इतना सुनते ही रुद्रम ने झट से अपनी आंखें खोली और पलट गया। उसने शिवी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? क्या हुआ? मैंने क्या किया? रुद्रम उसकी तरफ बढ़ने लगा और शिवी पीछे हटने लगी। चलते हुए रुद्रम बोला, कहा था ना, मेरे अलावा कोई और आदमी तुम्हारे आसपास भटकना नहीं चाहिए। तो वो क्या कर रहा था? मेरा दोस्त है वो। क्या हो गया अगर वो मेरे पास रहा तो? चुप, एकदम चुप। इतनी लंबी जुबान है तुम्हारी, पर इंसान की परख नहीं है तुम्हें। है, सब है, तभी तो आपको पहचान रही हूं मैं। मुझे पहचान पाना इतना आसान होता तो चाहिए ही क्या था। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। बस आज के बाद वो लड़का अगर तुम्हारे आसपास नजर आया ना, तो उसके बाद से तुम मेरे घर में एक कैदी की तरह रहोगी, समझल? नहीं नहीं नहीं। रुद्रम को गुस्सा आ गया और उसने तेजी से उसके पास आकर उसकी बाजुओं को पकड़ लिया और उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए बोला, मेरी खिलाफत बहुत बुरी होती है रस भरी। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, जो एक बार चाह लूं ना तो फिर उसे किसी भी हद तक जाकर उसे पा कर ही रहता हूं। और तुम तो मेरा जुनून हो। तुम्हें तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे दूर नहीं कर सकती। शिवाक्षी ने उसके हाथ पर अपने हाथ रख दिए और उसके और करीब जाकर बोली, आप जिद्दी है ना, तो मैं उससे भी ज्यादा जिद्दी हूं। शिवाक्षी की करीबी से रुद्रम का दिल धक धक करने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। शिवाक्षी को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही उसके करीब आ गई है। उसने झट से खुद को उससे दूर किया और सिर झुकाकर अपने आप को शांत करने लगी। रुद्रम कुछ बोलने लगा, तभी शिवी बोली, आपसे मेरा बस बॉस का रिश्ता है, तो उसे ही निभाना है मुझे, बाकी मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। रुद्रम को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में आगे बढ़ने लगा। तभी तेजी से हवा चलने लगी। शिवाक्षी के बाल हवा में उड़ने लगे। तभी रुद्रम की नजर शिवी के माथे पर गई। वो हैरान रह गया। हवा की वजह से उसके बाल उड़ रहे थे, जिससे उसकी भरी हुई मांग साफ साफ दिख रही थी, जिसे देखकर रुद्रम को सीने में अजीब सी हलचल महसूस हुई। इसका मतलब शिवाक्षी रुद्रम के नाम का सिंदूर लगाती है। वो इस रिश्ते को ठुकराती नहीं है। अचानक रुद्रम के चेहरे पर बेहद खौफनाक पर उतनी ही हसीन मुस्कान तैर गई। वो एक टक जुनून से शिवी की भरी हुई मांग को देख रहा था। उसके सामने उसकी बीवी खड़ी थी, उसके नाम का सिंदूर लगाकर। आज उसे पता चल ही गया कि शिवी ने इस अनचाहे रिश्ते को अपना लिया है, पर वो रुद्र के आगे उसे मानती नहीं है और ना ही जताती है, क्योंकि लड़की है बड़ी जिद्दी। शिवाक्षी की नजर रुद्रम पर पड़ी, जो बेतहाशा जुनून से उसे ही देख रहा था। शिवाक्षी का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी नजर चुरा ली और भागते हुए विशु के पास चली गई, जो बेंच पर बैठा था। वहां आकर उसने अपने बालों को ठीक किया और कहा, तू ठीक तो है ना? हाँ, पर अभी मैं कुछ देर और बैठूंगा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। शिवाक्षी खामोशी से खड़ी थी। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, पर पीछे मुड़कर उस आदमी को देखने की हिम्मत नहीं थी, जो बेहद आकर्षक तरीके से उसे ही देखे जा रहा था। शिवी ने अपने मन में कहा, ये पप्पा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्यों मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ? वो मुझे इस तरह से क्यों देखते हैं? क्योंकि उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, पर मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। प्लीज मेरी मदद करो पप्पा, सारे रास्ते खोल दो, सभी गुत्थियों को सुलझा दो। शिवी के पीछे उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा रुद्रम उसे अपनी कातिल निगाहों से देख रहा था। अब जब उसे पता चल चुका था कि शिवी ने उसके नाम की मांग भरी है, तो अब तो वो पीछे कैसे हट सकता है। अब तो वो किसी भी कीमत पर उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। अब शिवाक्षी अग्निहोत्री को सीएम साहब से कौन बचाएगा? एपिसोड 43।
विशु खड़ा होकर शिवी और रुद्रम के पास गया और उन शिवी के पैरों से लिपट गया। शिवी होश में आई। उसने रुद्रम से अपनी नजरें हटा दी और विशु को देखने लगी जो उससे लिपटा हुआ था। रुद्र अभी भी शिवाक्षी के चेहरे को तेज जोर से बोला, कितना भी छुपा लो, पर जो है वो एक दिन मेरे सामने आकर रहेगा और तब तुम कहीं नहीं जा सकोगी। रुद्रम की बात सुनकर शिवी ने अपने कुर्ते को कसकर पकड़ लिया। रुद्रम उसके पास आने लगा। वो शिवी के एकदम पीछे खड़ा हो गया और उसके लंबे बालों पर उसने अपना हाथ रख दिया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बड़े जुनून से बोला, मैं हूं ना रसभरी। रुद्रम का शिवाक्षी के माथे पर हाथ फेरना शिवी को इतना सुकून दे रहा था कि उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और उस हाथ को खुद पर महसूस करने लगी। रुद्रम हद से ज्यादा जुनून से पीछे से उसे देख रहा था। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ हटा दिया और कहा, अब तुम सब यहाँ से सीधा आश्रम जाओगे। बहस मुझे सुननी नहीं है, चुपचाप जल्दी से निकलो। इतना कहकर रुद्रम एक तरफ खड़ा हो गया। उससे थोड़ी दूरी पर ही उसके सारे आदमी फैले हुए थे जो अपनी पैनी नजर चारों तरफ लगाए हुए थे। शिवाक्षी ने चुपके से अपने आंसू पोंछे। विशु खामोशी से शिवी को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवी ने विशु का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो। विशु खड़ा हो गया। शिवी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर मुड़ी तो एक बार के लिए उसकी नजरें रुद्रम की जुनूनी नजरों से टकरा गई। उसने झट से अपनी निगाहें हटा दी और चलने लगी। रुद्रम ने उसकी आंखें पढ़ ली थी। शिवाक्षी विशु को लिए आगे चल रही थी और उससे कुछ दूरी बनाते हुए रुद्रम भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जहां वो जाती रुद्रम वहां उसके पीछे आ जाता। शिवी का दिल आज बड़ी अजीब हलचल महसूस कर रहा था। उसका बार बार मन कर रहा था कि पीछे मुड़कर रुद्रम को देखे, पर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो आगे बढ़ती रही और उसके पीछे सीएम साहब अपनी जेब में हाथ डाले हुए उसके पीछे पीछे उसको देखते हुए चल रहे थे। कुछ देर बाद शिवाक्षी ललिता और रमा काकी के पास पहुंच गई और उन सबको आश्रम चलने के लिए कहा। सब लोग मान गए और ग्रुप बनाकर चलने लगे। रुद्रम अभी भी शिवाक्षी के पीछे ही चल रहा था। शिवी को लगा जैसे रुद्रम अब उसके पास नहीं है। उसे बेचैनी होने लगी, कुछ अच्छा नहीं लगने लगा। शिवाक्षी झट से पलट गई। तभी उसे अपनी से थोड़ी दूरी पर ही रुद्रम दिखाई दिया जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर शिवाक्षी को सुकून मिला। वो आगे मुड़ गई और चलने लगी। रुद्रम सब कुछ समझ रहा था। उसने शिवी को देखते हुए कहा, यही हूं तुम्हारे आसपास, जहां जाओगे मुझे जरूर पाओगी। हम दोनों की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूं और उसके बाद भी। शिवाक्षी और बाकी सभी लोग पार्क से बाहर निकल गए। थोड़ी दूर पर उनकी बस रेडी थी। रुद्रम वहीं उन सबके आसपास खड़े होकर सिर्फ अपनी शिवाक्षी को देख रहा था। शिवी सभी बच्चों को बस में बिठा रही थी। उसे रुद्र की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी जिससे वो काफी बेचैन हो रही थी। सब लोग बस में बैठ गए। शिवाक्षी अभी भी रोड पर खड़ी थी। उसने हिम्मत की और एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें रुद्रम की आंखों से टकरा गई। वो एक तरफ खड़ा जुनून से उसे ही देख रहा था। शिवाक्षी ने उसे बिना पल के झपकाए देखा और फिर मुड़कर बस में बैठ गई। उनकी बस स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ गई। शिवाक्षी खिड़की में से बाहर रोड पर खड़े आदमी को देखने लगी जो इस राज्य का सीएम है, पर फिर भी शिवाक्षी के लिए वो कभी भी और कहीं भी आ जाता है। रुद्रम के चेहरे पर दीवानगी साफ साफ झलक रही थी। शिवी की बस आगे बढ़ गई। तभी रुद्रम के सामने एक गाड़ी आकर रुक गई। गार्ड बाहर आया, उसने सिर झुका लिया और डोर खोलकर खड़ा हो गया। रुद्र गाड़ी में बैठ गया और कुछ ही पलों में वो गाड़ी तेजी से बस के पीछे पीछे चलने लगी। शिवाक्षी खामोश सी बैठी थी। तभी उसके फोन में मैसेज आया। उसने इग्नोर किया तो बार बार मैसेज आने लगे। शिवाक्षी ने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो उस पर कॉल आने लगा। शिवाक्षी ने गुस्से से फोन को देखा तो दंग रह गई। रुद्रम उसे कॉल कर रहा था। ये देखकर तो शिवाक्षी का तन बदन उमड़ने लगा। उसने गहरी सांस ली और कॉल उठा लिया। तभी सामने से रुद्रम अपनी उसी रौबदार आवाज में बोला, बस के पीछे की सीट पर बैठो। शिवाक्षी हैरानी से बोली, ऐसा क्यों? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, जितना ज्यादा हो सके। चुपचाप पीछे आकर बैठो और बहस करने का सोचना भी मत। इतना कहकर रुद्रम ने कॉल कट कर दिया। शिवाक्षी को तो कुछ समझ नहीं आया, पर अब उसे सीएम साहब की फरमाइश तो पूरी करनी ही होगी, वरना उस आदमी का कोई भरोसा नहीं। अभी बस रुकवा दे तो। शिवाक्षी अपनी जगह से खड़ी हुई और पीछे जाने लगी। तभी विशु ने उसका कुर्ता पकड़ लिया। शिवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ पीछे ले लिया। दोनों बस के लास्ट में सीट पर बैठ गए। तभी शिवी के कानों में गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसने बस के पीछे वाले कांच से बाहर झांका तो चौंक गई। एक ब्लैक गाड़ी उनके एकदम पास चल रही थी। उसकी आगे की सीट पर एक आदमी काले कपड़े पहने शिवाक्षी को ही देख रहा था। अचानक शिवाक्षी के गाल लाल हो गए। वो समझ गई थी कि रुद्रम ही है ये। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो आराम से शिवाक्षी को देखने लगा। विशु भी रुद्र को पहचान गया था। वो रुद्र शिवी की हरकतों को देखने लगा। दोनों एक दूसरे को बिना पल के झपकाए देख रहे थे। कुछ देर बाद शिवी थक गई और आराम से अपनी साइड पर बैठ गई। सीएम साहब अभी भी उसे देख रहे थे, चाहे उन्हें सिर्फ शिवी के बाल ही क्यों ना दिख रहे हों। कुछ देर बाद बस अपना सफर तय करने के बाद आश्रम के पास पहुंच गई। सौगात आश्रम के बाहर आते ही बस रुक गई। आधे से ज्यादा बच्चे सो चुके थे। विशु तो रुद्रम की आंखों को देख रहा था जो एक बार भी शिवी पर से हटी नहीं थी। मतलब कितनी शिद्दत और जुनून है इस आदमी में। शिवी अपनी जगह से उठी और पीछे मुड़कर देखा तो रुद्रम की नजरें अपने ऊपर पाई। रुद्र की गाड़ी वहीं से मुड़ गई और अपने रास्ते चली गई। शिवी उसे जाते हुए देख रही थी पर कुछ बोली नहीं। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था।
शिवाक्षी ने आह भरी और धीरे धीरे सभी बच्चों को बस से उतार दिया। कुछ देर बाद बस वाले का हिसाब किया और सब लोग आश्रम के अंदर चले गए। शाम के 5 बज रहे थे। शिवी ने सबको देखा और कहा, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आज रात के लिए अपने घर जा रही हूँ, तो पीछे से कोई बदमाशी नहीं करेगा, मैं सुबह वापस आ जाऊंगी। सभी बच्चे थोड़ा सा उदास हो गए, पर उन्होंने हाँ कह दिया। विशु ने उदासी से शिवी की तरफ देखा। शिवाक्षी ने काकी को कहा, काकी आज रात के लिए आई बाबा से मिलाती हूँ। हालांकि जानती हूँ कि वो दोनों मेरा इंतजार नहीं कर रहे होंगे, पर मैं तो एक बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। काकी, विशु और बाकी सभी बच्चों का ध्यान रखना। आज रात के लिए ललिता यहीं होगी, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। काकी ने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, जल्दी आना। शिवाक्षी ने विशु को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से बोली, जब भी जाती हूँ तेरा चेहरा उतर जाता है। मेरे विशु, सुबह तक तेरे सामने ही होंगी मैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना और वहाँ दम घुटे तो मेरे पास वापस आ जाना, ओके? शिवाक्षी ने कसकर उसे गले लगा लिया और कुछ देर बाद अपनी स्कूटी लेकर आश्रम से अपने घर को निकल गई। आश्रम के बाहर खड़े आदमियों ने ये खबर रुद्र को दे दी। 1-2 गार्ड शिवी के पीछे पीछे चल दिए। कुछ देर बाद शिवाक्षी अपने घर के आगे पहुंच गई। उसने अपनी स्कूटी पार्क की और अपने प्यारे से घर को देखने लगी, जहां उसका बचपन गुजरा था, और वो दर्दनाक हादसा भी यहीं हुआ था। शिवाक्षी ने आह भरी और चुपचाप अंदर चली गई। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। 1-2 बार बेल बजाई, तब जाकर गेट खुला। एक आदमी शिवी के सामने खड़ा था, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। शिवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, कैसे हैं आप बाबा? शिवी के पिताजी परेश जी, जिनके चेहरे पर कुछ खास भाव नहीं थे अपनी बेटी को देखकर, उन्होंने कहा, ठीक है। इतना कहकर वो मुड़कर अंदर चले गए। शिवी का दिल दर्द कर रहा था। वो धीमे कदमों से अंदर हॉल में आई। आते उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी। वो शिवी की माँ की आवाज थी। किचन से हाथ पूछकर बाहर आती विद्या जी, शिवी की माता ताना मारते हुए बोली, आ गई हद से ज्यादा आजाद लड़की। शिवाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर हिम्मत करके बोली, कसक आई। हम कैसे होंगे जिसकी तेरी जैसी बेटी हो? विद्या, छोड़ो इन सब बातों को। शिवाक्षी, जा हाथ मुंह धो ले, खाना तो यही खाएगी, जाहिर सी बात है। अपने पापा की बात सुनकर शिवी को बहुत रोना आ रहा था, पर उसने खुद को इतना मजबूत बनाया हुआ था कि वो रोई नहीं और बोली, मैं खाना खाकर आई हूँ, सोचा आप दोनों से मिल लूं, एक रात यहाँ रुक जाऊं। यहाँ आई ताकि हमारे जख्म हरे कर दे, है ना? शिवाक्षी ने कुछ नहीं कहा। उसने सोफे की तरफ देखा और मायूस आवाज से बोली, बाबा यहाँ बैठ जाऊं? शिवाक्षी चुपचाप सोफे पर बैठ गई। विद्या जी उसकी तरफ गुस्से से देखती हुई वापस रसोई में चली गई और उसके बाबा अपना काम करने लगे। शिवाक्षी को खुद के घर में बहुत पराया महसूस हो रहा था। अपने दिल पर पत्थर रखकर वो यहाँ बैठी थी। उस पर क्या बीत रही है ये वही जानती थी। कुछ देर बाद शिवी खड़ी हुई और अपने रूम में चली गई, जहां उसे जाने नहीं दिया जाता था। शिवी चुपचाप अंदर चली गई। दीवार पर एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी, जो यही कोई 10 साल की थी। शिवाक्षी ने तस्वीर पर हाथ रखा और नम आंखों से बोली, मेरी क्या गलती थी उस दिन, जिसकी सजा मुझे आज दिन तक दी जा रही है? आई बाबा ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कोई बाहर की हूं। अरे बाहर की भी औकात नहीं रही मेरी तो। बिना गलती के सजा भुगत रही है तेरी बहन। कहीं भी शांति नहीं है, परेशान हो चुकी हूँ। शिवाक्षी ने इतना कहा ही था कि विद्या जी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। शिवी ने पलट कर देखा तो विद्या जी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगी और चिल्लाकर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? बोल, इसे मार दिया तूने, इतना काफी नहीं था तेरे लिए, जब उसकी पवित्र तस्वीर को भी छू रही है। परेश जी भागते हुए कमरे में आए। उन्होंने शिवी को कमरे में देखा तो बोले, तुझे मना किया था ना, फिर भी नहीं मानी तू? क्यों इतनी जिद्दी है? क्यों अपने बूढ़े माँ बाप को तकलीफ देती है? शिवाक्षी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, आप दोनों क्यों मुझ पर ये इल्जाम लगाते हैं? कितनी बार कहूं मैंने नहीं मारा उसे। वो तो एक हादसा था जो किसी के हाथ में नहीं था। मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें, पर इतने सालों से आपने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं कैसे जी रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। आए बाबा होते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरे माँ बाप ही नहीं है। तो क्यों आती है हमारे घर? क्यों भेजती है हमें पैसे? क्यों मदद करती है हमारी, जबकि तुझे पता है हम तेरा कुछ भी नहीं लेते, सब दान कर देते हैं। मत किया कर ये सब, मत आया कर यहाँ, क्योंकि देख देख कर मेरा खून खौल उठता है। बार बार मेरी बेटी का मरा हुआ चेहरा नजर आता है। आई, मैंने नहीं मारा उसे, सच में मैंने नहीं मारा। प्लीज मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ, प्लीज। शिवाक्षी अंदर तक टूट चुकी थी। उसका दम घुट रहा था, कोई अपना नहीं लग रहा था। जी चाह रहा था कि सब कुछ छोड़कर चली जाए। तभी उसके सामने एक चेहरा घूमने लगा। उसे देखते ही शिवाक्षी के अंदर का तूफान शांत होने लगा। रुद्रम का वो रौबदार चेहरा, उसकी जुनूनी आंखें जो हर वक्त शिवाक्षी को घूरती रहती है, उसे देखकर शिवाक्षी को अजीब सा एहसास हुआ। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और बोली, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूं और ये मेरे पप्पा जानते हैं। इतना कहकर शिवाक्षी तेजी से वहां से चली गई। उसके आई बाबा ने उसे रोका भी नहीं। शिवाक्षी तेजी से घर से बाहर आई। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था, पर कब तक? कुछ ही पलों में उसकी आंखों में से आंसुओं की बौछार आने लगी। उसकी खूबसूरत आंखों से
मोती जैसे आंसू निकलते जा रहे थे। उसने अपनी स्कूटी को वहीं छोड़ा और अपने दुख में गुम सड़क पर पैदल ही चलने लगी। रात का वक्त था, चारों तरफ शांति छा गई थी और खाली सड़क पर जहां एक दो गाड़ियां चल रही थी, शिवाक्षी बेखबर से चली जा रही थी। ठंडी हवाएं चलने लगी जिससे शिवाक्षी की ड्रेस का दुपट्टा उड़ने लगा। इस रोशनी भरी रात में शिवाक्षी बेहद हसीन लग रही थी, पर वो बहुत दुखी थी। बेसुध होकर वो चली जा रही थी। उसे अपने माता पिता की बातें, उनके इल्जाम याद आ रहे थे। पिछले 5 साल से वो उन दोनों के ताने सुन रही थी और अपने आप को तकलीफ दे रही थी। आसमान में बादल छा गए और बिजली चमकने लगी, पर शिवी को उससे कोई मतलब नहीं था। वो तो ऐसे ही चली जा रही थी। कुछ ही देर में बारिश होने लगी, जिसकी ठंडी ठंडी पानी की बूंदें शिवाक्षी के ऊपर पड़ रही थी। शिवाक्षी के दूध जैसे खूबसूरत चेहरे पर पानी की बूंदें मोती की तरह दिख रही थी। शिवाक्षी रुक गई और आसमान को देखने लगी। अचानक वो कटाक्ष में मुस्कुरा दी और बोली, बप्पा, आपको क्या लगता है आपकी ये बारिश की बूंदें मेरे अंदर की आग को बुझा पाएंगी? नहीं पप्पा, नहीं। मेरा दुख बहुत बड़ा है, इसे कैसे खत्म करूं ये ही नहीं पता, क्योंकि वो दोनों तो समझने को तैयार ही नहीं है। लगता है इस इल्जाम के साथ ही जीना पड़ेगा, पर सच कहूं अब जीना मुश्किल होता जा रहा है। मेरा भी मन करता है कि मुझे भी माँ बाप का प्यार मिले, पर पता नहीं किसकी नजर लगी थी उस मनहूस दिन जब मेरे माँ बाप मुझे प्यार करना ही भूल गए। मेरी आई जो मेरे लिए सब कुछ कर सकती थी, आज वही माँ मेरे सामने तक नहीं देखती। शिवाक्षी ने अपने चेहरे पर आई बूंदों को साफ किया और कहा, पर पापा, आपकी शिवाक्षी इतनी कमजोर नहीं है। मैं चट्टान की तरह हर मुसीबत का सामना करूंगी, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगी, पर टूटूंगी नहीं। मजबूत हूं मैं अपने लिए, अपने आश्रम के लिए और उनके बच्चों के लिए। शिवी ने अपने आंसू पोंछे और वापस अपने घर पर चली गई। वहां से उसने अपनी स्कूटी ली और उस पर बैठकर सौगात आश्रम के लिए निकल गई। कुछ देर बाद शिवी आश्रम पहुंच गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर आई। आश्रम का मेन गेट अंदर से बंद था, पर उसकी एक चाबी शिवी के पास थी। शिवी को इतनी रात को वापस आता देखकर रुद्रम के गार्ड ने तुरंत रुद्रम को कॉल कर कर कहा, सर, मैडम इतनी रात को वापस आई है, पूरी बारिश में भीगी हुई है। रुद्रम, जो कि सीएम साहब के बंगलों की छत पर बिना शर्ट पहने छतरी लेकर बैठा था और चारों तरफ फैले सन्नाटे को देख रहा था। गार्ड की बात सुनकर वो गहरी सोच में गुम हो गया और उसने कहा, सही सलामत तो पहुंच गई है ना? सर, मैडम अपने घर से रोती हुई बाहर आई थी और जहां जहां वो गई हमारे आदमी उनके पीछे गए थे और अब वो आश्रम आ चुकी है। नजर रखना उस पर। इतना कहकर रुद्रम ने अपने कान में लगे ब्लूटूथ पर क्लिक किया और कॉल कट गया। रुद्रम का एक हाथ पैंट की जेब में था और दूसरे हाथ से उसने छाती को पकड़ा हुआ था। उसने अपनी काली गहरी आंखों से सामने देखा। बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसने आ भरी और कटाक्ष में बोला, किसी को खुद पर इतना हावी होने ही नहीं देना चाहिए कि उसकी वजह से तुम्हें रोना पड़े। बस कुछ वक्त और सही, फिर सब कुछ वही होगा जो रुद्रम चाहेगा। रुद्रम काफी देर तक यूं खड़ा रहा और कुछ देर बाद अपने रूम में चला गया और अपने पद का काम संभालने लगा। उसकी रात काम करते हुए गुजर रही थी। उधर शिवाक्षी आश्रम के अंदर घुस गई। सब लोग सो चुके थे। शिवी दबे पांव अपने रूम में चली गई और अपने कपड़े बदलकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसने उस बेल पर हाथ लगाया और कहा, आपसे ज्यादा याद तो उन अकड़ों और खड़ूस सीएम साहब को किया। ना चाहते हुए भी उन्हीं का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा है। पता नहीं क्या कनेक्शन आपसे, पता नहीं क्या कनेक्शन है आपसे और क्या कनेक्शन है उनसे। शिवाक्षी के इतना कहते ही सोफे पर बैठे रुद्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो फाइल पर साइन कर रहा था। उसकी मुस्कान इतनी कातिल और हसीन थी कि उसे देखकर कोई भी उसके प्यार में पड़ जाए।
उसने अपने सिर हिला दिया। उसने अपना सिर हिला दिया और वापस अपना काम करने लगा। अगली सुबह विशु आश्रम के बाहर गेट पर खड़ा था और शिवाक्षी का इंतजार कर रहा था, पर अभी तक वो आई नहीं। अब उस मासूम को क्या पता कि उसकी शिवी तो रात को ही वापस आ गई थी। विशु कल रात को रमा काकी के पास सोया था। सुबह के 6:30 बजे विशु बिना नहाए धोए दरवाजे पर खड़ा हो गया था। कब से शिवी आई नहीं थी। उसने मुंह फुला लिया, तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ फेरा। विशु उसकी छुअन को पहचान गया था और वो खुशी से चहक उठा और पलट कर देखा तो उसकी शिवू मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी थी। विशु झट से उसके पैरों से लिपट गया और बोला, तू कब आई? मुझे तो आती हुई दिखी ही नहीं। शिवाक्षी ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, मैं तो कल रात को ही आ गई थी, पर तू तो सो चुका था। तुझे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? शिवी का चेहरा उतर गया। उसके आगे कल जो हुआ वो सब घूमने लगा। उसके दिल में दर्द फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया और कहा, चल तुझे नहला देती हूँ, फिर मुझे कॉलेज जाना है ना। अरे हाँ, मुझे बेबी सिटिंग अपार्टमेंट भी तो जाना है। आज से तू आश्रम में ही रहेगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। ऐसा क्यों? मुझे वहां जाना है। तू जो वहां से भागा था उसके बाद मैं तुझ पर यकीन नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या करती है शिवू? सॉरी तो कहा था ना। मेरी बात मान जा, वरना तुझे अपने साथ नहीं सुलाऊंगी रात को। विशु ने कसकर शिवी के पैर को पकड़ लिया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं आश्रम में रहूंगा, पक्का वादा। गुड। अब चल, मुझे लेट हो रहा है। शिवाक्षी और विशु अंदर चले गए। कुछ देर बाद शिवी तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए चली गई। आज उसका दिल बड़ा बेचैन था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार मन कर रहा था कि रो दे, पर वह ऐसा कर नहीं सकती थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ था। रुद्रम अपने सीएम ऑफिस में बैठा हुआ जरूरी काम कर रहा था। आज उसके पास बहुत ज्यादा काम था। उसे कई सारे पेंडिंग काम निपटाने थे जो पिछले नेताओं ने अधूरे छोड़ रखे थे। काम करते हुए रुद्रम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर शिवाक्षी के मायूस चेहरे को देख रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था। उसे तो शिवाक्षी गुस्सा करती हुई, दहाड़ती हुई ही अच्छी लगती थी, यूं दुखी होते हुए नहीं। वो इंतजार कर रहा था जब शिवाक्षी उसके पास आएगी। शिवाक्षी पूरे वक्त उदासी रही। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से 12 बजे और उसका कॉलेज छूट गया। शिवाक्षी गुमसुम सी अपने आश्रम लौटी। वहां खाना बनाया और सभी बच्चों को भी खिला दिया। विशु को खाना खिलाकर सुला दिया और कुछ ही देर में खुद बिना कुछ खाए सीएम ऑफिस के लिए निकल गई। सीएम ऑफिस। रुद्रम अपने केबिन में काम कर रहा था और उसके सामने एक आदमी सिर झुकाकर खड़ा कांप रहा था। रुद्र का चेहरा लाल हो रखा था और जैसे जैसे वो फाइल के पेज पलट रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने फाइल को मरोड़ा और उस आदमी के चेहरे पर जोर से फेंक दिया और अपनी चेयर से खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोला, इतने घोटाले, इतनी गिरी हुई हरकतें, तुम सालों की परेड बनानी पड़ेगी, तब जाकर तुम सबके कच्चे चिट्ठे सामने आएंगे। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, तुम सबकी लगाम कसने के लिए। एक एक को सड़क पर लाकर कुत्तों की तरह ना दौड़ाया तो मेरा नाम रुद्रम शेखर गायकवाड़ नहीं। वो आदमी बुरी तरह से कांप रहा था। तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। रुद्रम गुस्से से बोला, कौन है? बाहर से एक मीठी सी आवाज रुद्र के कानों में पड़ी तो अचानक उसका गुस्सा कम होने लगा। उसने अपनी बढ़ती सांसों को शांत किया और कहा, कम इन। केबिन का दरवाजा खुल गया और एक खूबसूरत सी हसीन लड़की अंदर आई, जिसने एक बार भी रुद्रम के सामने नहीं देखा। वो मायूस से आगे बढ़ती रही और सोफे पर जाकर बैठ गई और टेबल पर रखी फाइल को रीड करने लगी। रुद्रम कब से जुनून से उसे देख रहा था। उसके चेहरे को पढ़ रहा था। उसने शिवाक्षी की तरफ शिद्दत से देखते हुए उस आदमी से कहा, तू अभी निकल और मेरा वेट कर, तेरी खाल उतारनी है, पर अभी मुझे मेरा कोई बहुत खास काम करना है। वो आदमी डरता हुआ चुपचाप केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही रुद्रम भी अपनी चेयर पर बैठ गया और एक टक शिवाक्षी को देखने लगा, जिसका उस पर ध्यान ही नहीं था। रुद्रम ध्यान से उसके चेहरे को देख रहा था, जो काफी सूजा हुआ था, मानो वो अभी अभी बहुत रोकर आई है।
ये देखकर रुद्रम को अच्छा नहीं लगा और वो अपनी भारी आवाज में बोला, इधर आओ। शिवाक्षी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रुद्रम ने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, यहां आती हो या खींच कर लाऊं? शिवाक्षी ने हाथ में पकड़ी फाइल को जोर से टेबल पर रखा और रुद्रम के सामने जाकर खड़ी हो गई। रुद्र ने उसके चेहरे को गौर से देखा और वापस अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखते हुए बोला, किस बात पर इतना रोकर आ रही हो? मेरे अलावा किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी रसभरी को परेशान करे? शिवाक्षी ने कुछ नहीं कहा और यूं ही खड़ी जमीन को देखती रही। रुद्रम को उसकी चुप्पी सता रही थी। उसने शिवी की तरफ देखा और कहा, अब कुछ कहोगी भी? क्या हुआ है? जब तक तुम्हें धमकी ना दो कुछ होता ही नहीं है तुमसे। शिवाक्षी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोली, सब लोग मेरे ही दुश्मन पैदा हुए हैं क्या? अरे सबने मुझे समझ क्या रखा है? जो आए दिल दुखाकर चले जाता है। हद होती है सहने की। अब मैं भी परेशान हो चुकी हूं ये ताने सुन सुनकर। मैं मर जाऊंगी। शिवाक्षी का सब्र टूट गया और वो रोने लगी। आखिर थी तो एक इंसान ही, चाहे खुद को कितना भी मजबूत बनाए। शिवाक्षी थक चुकी थी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रुद्रम उसे यूं देखकर हैरान रह गया और जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा हुआ। शिवी के पास जाकर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसके कंधे को पकड़कर परेशानी से बोला, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ, किसने क्या कहा है तुमसे? मैं उसकी खाल उतार लूंगा। बोलो। शिवाक्षी सुबक सुबक कर रो रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। रुद्र की छुअन से उसे अपनापन महसूस हो रहा था। उसने रुद्रम के हाथ को पकड़ लिया और तेज तेज सांस लेने लगी। रुद्रम उसे यूं देखकर पागल सा हो गया। उसने शिवी के सामने देखा और कहा, आराम से, बिल्कुल आराम से सांस लो। मैं यही हूं, कुछ नहीं होगा। कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे। शिवाक्षी रोते हुए बोली, मैंने नहीं मारा उसे। मैंने नहीं मारा उसे। सच में मैंने नहीं मारा उसे। रुद्रम ने कसकर उसके कंधों को पकड़कर उसे खड़ा किया और उसके करीब जाकर शिद्दत से बोला, शांत हो जाओ और पूरी बात बताओ। शिवाक्षी ने गहरी सांस ली और उसके सामने देखते हुए बोली, मैंने उसे नहीं मारा, सच में। अरे मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। वो दोनों मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हैं? आप ही बताओ। रुद्रम ने उसके आंसू पहुंचे और उसके चेहरे को हौले से थाम कर कहा, हाँ, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने नहीं मारा उसे। वो बस एक हादसा था जिसका शिकार मेरी रसभरी हो गई। आंसू पहुंचने लगा। शिवी का चेहरा लाल हो गया था। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। रुद्रम ने कहा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो? क्या करूं? उनके ताने कैसे सहूं? कब तक सहूं? आप ही बताओ। किसी की मत सुनो, सिर्फ मेरी सुनो। शिवाक्षी ने हैरानी से रुद्रम की तरफ देखा तो वो बोला, तुम्हारी सारी कुंडली मुझे पता है, तो ये बात कैसे छुपी रहेगी रसभरी? शिवाक्षी ने खुद को शांत किया और कहा, फिर तो आपको भी यही लगता होगा ना कि मैंने। वो गलती से नीचे गिर गई थी जब तक तुम पहुंची, है ना? आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये बात सिर्फ मैं जानती हूं। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो शिवी को गौर से देखते हुए बोला, तुम्हें तुमसे ज्यादा जानने लगा हूं। शिवाक्षी चौंक गई। उसे आज रुद्रम बहुत खतरनाक लग रहा था। वो उससे दूर हुई और अपने चेहरे को साफ करते हुए बोली, आज से 4 साल पहले जो हुआ वो सब मैं बताती हूँ। रुद्रम ने अपने हाथ में हाथ डाला और गौर से शिवाक्षी को देखने लगा। शिवी ने रुद्र की तरफ पीठ कर ली और बोलना शुरू किया। फ्लैशबैक, अग्निहोत्री हाउस। दोपहर का माहौल था। घर में काफी चहल पहल मची हुई थी। वो भी क्यों ना, घर में 2 प्यारी और खूबसूरत लड़कियां जो थी, वो दोनों पूरे घर में इधर उधर भाग रही थी। तभी उनको देखते हुए विद्या जी सोफे पर बैठ गई
और सब्जी काटते हुए बोली, बप्पा मैं क्या करूं इन दोनों लड़कियों का, इतनी शैतान है ये दोनों की पूछो ही मत। और उसमें भी ये शिवी तो हद ही पार कर देती है, अपनी छोटी बहन के पीछे भाग रही है। पता है कि वो जिद्दी है, नहीं मानेगी तो तू तो समझ जा मेरी गुड़िया। विद्या जी ने इतना कहा ही था कि वो दोनों लड़कियां जो हॉल में भाग रही थी अपनी अपनी जगह पर रुक गई। आगे वाली लड़की बोली, आई मेरी प्यारी आई, देखो ना शिविती मेरे को परेशान कर रही है। ओए चालाक लोमड़ी, ज्यादा मत बन, तू पहले उसे छेड़ती है तब वो तेरे पीछे भागती है। आई पर मैं तो छोटी हूँ ना, सबकी लाडली। साक्षी मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। हाँ ये बात जरूर है कि शिवी मेरी जान है क्योंकि वो मेरी पहली औलाद है। शिवाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो भागते हुए अपनी आई के पास बैठकर बोली, मेरी प्यारी आई। साक्षी भी भागकर आई और अपनी आई के गले लग गई। दूर खड़े परेश जी उन तीनों को देखकर खुश हो रहे थे और बोले, क्या एक छोटा सा स्पेस बाबा को भी मिलेगा? तीनों मुस्कुराने लगी और अपनी बाहें फैला दी। परेश जी भी जाकर उन तीनों के गले लग गए। एकदम सुखी और संपन्न परिवार था। शिवाक्षी अपनी छोटी बहन साक्षी से बहुत प्यार करती थी और दोनों आपस में लड़ती भी थीं। शाम को शिवाक्षी छत पर चली गई और रेलिंग से टिककर खड़ी होकर बुक रीड करने लगी। साक्षी उसे छुपकर देख रही थी। उसका इरादा था कि आज शिवाक्षी को डराया जाए। साक्षी ने सोचा वो अचानक जाएगी और शिवाक्षी के ऊपर गिरेगी और उसने ऐसा ही किया। वो जोर से चिल्लाई और शिवी की तरफ भागने लगी। उसकी चीख से शिवी डर गई और रेलिंग से साइड में हट गई। साक्षी का बैलेंस नहीं रहा और वो छत से नीचे गिर गई। शिवी उसकी तरफ भागती, उसे पकड़ पाती, इससे पहले वो नीचे गिर गई थी। नीचे लोहे के सरिये पड़े थे, उन पर साक्षी गिर गई थी जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। नीचे लॉन में खड़ी विद्या जी ने ये सब देखा तो उनके होश उड़ गए। वो पागलों की तरफ भागी पर तब तक साक्षी जा चुकी थी। पूरे लॉन पर खून ही खून फैला हुआ था। छत पर खड़ी शिवी ने ये देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बहन के साथ ये सब क्या हो गया था? वो तो उसके पास आ रही थी। विद्या जी साक्षी की बॉडी के पास बैठी बुरी तरह से रो रही थी। परेश जी मार्केट से वापस आए और अपनी पत्नी और बेटी को इस हालत में देखकर उनकी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो भी साक्षी के पास बैठकर उसे उठाने लगे। शिवी सदमे में चली गई थी। घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई और डॉक्टर ने साक्षी को मरा हुआ घोषित कर दिया। पड़ोस की आंटी शिवी को छत से लेकर नीचे आई। हॉल में अपनी बहन की लाश को देखकर शिवी बुरी तरह से रोने लगी। तभी विद्या जी की नजर उस पर पड़ी और उनको बेपनाह गुस्सा आया। उन्होंने कसकर शिवी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और कहा, इसी ने मारा है मेरी बच्ची को, इसी की वजह से वो नीचे गिर गई। क्यों हटी तो साइड में, बोल क्यों? मर गई वो, अब खुशी मिल गई तुझे। शिवाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया। वो तो डर के मारे हटी थी, पर उसे क्या पता था कि साक्षी पूरे वजन के साथ उसके ऊपर आ रही थी। उसे पता होता तो अपनी बहन को बचा ना लेती। परेश जी को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शिवी से वहां से चले जाने को कह दिया। शिवी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बस तब से ही शिवी के आए बाबा हर रोज उसे ताने मारते थे, उसे साक्षी की मौत का जिम्मेदार ठहराते थे। धीरे धीरे शिवाक्षी का उस घर में रहना मुश्किल हो गया। इसीलिए उसने जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी की, डिग्री हासिल कर छोटी मोटी जॉब्स और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोल दिया, क्योंकि उसे तो अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा था। पर वो उन बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा करना चाहती थी। शिवी अब अपने घर कम ही जाती थी, ज्यादातर आश्रम में रहने लगी और धीरे धीरे 4 साल बीत गए और आज जहां शिवी खड़ी है वहां उसके पास सब कुछ है, बस माँ बाप का प्यार नहीं। इन 4 सालों में शिवाक्षी ने खुद को बेहद कठोर और मजबूत बना लिया था, पर अपने अंदर की मासूमियत और खूबसूरती को दबा नहीं सकी। उसने इन 4 सालों में कई मुसीबतों का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। फ्लैशबैक एंड। ये सब कहते हुए शिवाक्षी की आंखों से पानी बहता जा रहा था।
जिसे रुद्रम देख तो नहीं सकता था पर महसूस कर पा रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने शिवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। शिवी का लाल चेहरा देखकर रुद्र को अजीब सा दर्द होने लगा। वो कुछ कह नहीं वाला था कि तब तक शिवाक्षी अचानक से उसके सीने से लग गई और उसे कसकर पकड़ लिया। रुद्र को कुछ समझ नहीं आया। वो दम खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके हाथ हवा में ही थे और उसकी रस भरी उसके सीने से लगी हुई थी। शिवी उसके सीने से लगकर रो रही थी। उसके आंसुओं से रुद्र का कोट गीला हो गया था। उसे शिवी के आंसू महसूस हो रहे थे। रुद्र की आंखें बंद हो गई। यह एहसास उसके लिए पहली बार था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। कोई लड़की पहली बार उसके इतने करीब आई थी और उसके सीने से लगी हुई थी। रुद्र का दिल धक धक करने लगा। उसके अरमान जागने लगे। उसने अपने आप को बहुत रोका पर अपनी भावनाओं के आगे नहीं रुक पाया और अपने हाथों से शिवी को पकड़ लिया। उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आज पहली बार दोनों यूं एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। एक खूबसूरत एहसास को जी रहे थे। शिवाक्षी को रुद्र की करीबी सभी तकलीफों से राहत पहुंचा रही थी। तो वही रुद्रम तो 7वें आसमान पर था। उसे तो यही चाहिए था कि शिवाक्षी उससे दूर ना जाए, उसकी बाहों में कैद रहे और आज वो भी हो रहा था। रुद्रम शिवाक्षी की पीठ को सहलाने लगा। शिवी की आंखें बंद थीं। उसने कसकर रुद्र को पकड़ा हुआ था। रुद्रम ने उसके बालों में हाथ डाला और कहा, मैं हूं ना, अब से कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और किसी ने कहा ना तो ये रुद्रम उसका इस धरती पर जीना हराम कर देगा। तुम मेरी हो। तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हें कुछ भी कहने का हक सिर्फ मेरा है, किसी दूसरे का नहीं, किसी दूसरे का नहीं। रुद्रम की जुनूनी बातें सुनकर शिवाक्षी को होश आया। उसने अपनी आंखें खोली तो खुद को रुद्र की बाहों में पाकर चौंक गई। वो तुरंत उससे दूर खड़ी हो गई। अपने बिखरे बालों को ठीक करने लगी। रुद्रम बेहद आकर्षक तरीके से उसे देख रहा था। शिवी को बहुत शर्म आ रही थी। आज ही उसने क्या कर दिया? सामने से रुद्रम के पास चली गई और उसके गले लग गई। पर आज बेहद आराम भी मिला उसे। आज बेहद आराम मिला जब रुद्रम ने उसकी पीठ को सहलाया था और उसे सांत्वना दी थी। शिवाक्षी को हिम्मत नहीं थी कि रुद्रम से नजरें मिला पाए, इसलिए वो मुड़ी और वहां से जाने लगी तो रुद्रम ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को मोड़कर अपनी तरफ खींच लिया। शिवाक्षी को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर नशे से बोला, बीवी। रुद्रम के मुंह से खुद के लिए बीवी सुनकर शिवाक्षी का दिल धक धक करने लगा। उसके गाल गुलाबी लाल हो गए। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। ये उसे क्या हो रहा था? ये कैसे अजीब एहसास हो रहे थे उसके जिस्म में जो पहली बार थे। रुद्रम की गरम सांसें शिवी को अपने गले पर महसूस हो रही थी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और वो चुपचाप खड़ी हो गई। रुद्र ने अपने दोनों हाथों से उसके पेट को पकड़ लिया और उसे अपने अंदर और दबा लिया। शिवाक्षी सिहर उठी। उसका खूबसूरत चेहरा लाल पड़ चुका था। रुद्रम ने अपने होठ को शिवी के कंधे पर रख दिया, जिससे शिवी सहम गई। उसका मन हुआ कि यहां से वो भाग जाए। उसने कोशिश तो की तो रुद्र ने उसे और कसकर जकड़ लिया और नशे से कहा, जितना दूर जाना चाहोगे उतना करीब आ जाऊंगा, ध्यान रखना मेरी रस भरी। शिवी चुपचाप खड़ी उसे महसूस करने लगी। तभी रुद्रम ने अपने ठंडे होंठ शिवी के गाल पर रख दिए। शिवी बुरी तरह से कांप उठी और छूटने की कोशिश करने लगी तो रुद्रम की मजबूत बाहों ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया और उसके गले पर हल्के से चूम लिया और कहा, मंजिल मैं ही हूं तुम्हारी, तो राह भी मुझसे जुड़ी होनी चाहिए। शिवाक्षी के पूरे बदन पर पसीना आने लगा था। उसे आज हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। रुद्रम और आगे बढ़ता इससे पहले उसे रुद्र से बचना होगा, वरना। रुद्रम उसकी हालत समझ रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। उसके लिए एहसास बड़े कीमती और खूबसूरत थे, जिन्हें वो शिवी की वजह से जी रहा था।
उसकी वजह से उसे ये अजनबी खुशी नसीब हो रही थी। काफी देर तक वो शिवी को यूं ही पकड़कर खड़ा रहा और उसकी खुशबू लेने लगा। उसने आगे कुछ भी नहीं किया, बस अपनी रस भरी को कसकर पकड़ा हुआ रहा। शिवाक्षी खड़े खड़े कांप रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसे रुद्र की छुअन बुरी नहीं लग रही थी और ना ही उसकी नीयत में कोई खोट लग रहा था, पर किसी मर्द के साथ यूं रहना उसकी हालत खराब कर रहा था। शिवी ने अपने हाथ को रुद्र के हाथ पर रख दिया और उसे हटाने लगी तो रुद्र ने अपने दोनों हाथों के बीच उसके हाथों को दबा लिया और कहा, नहीं छूट पाओगी, इतनी भी कोशिश कर लो बीवी। सुनिए, आपकी मीटिंग है आज, हमें बहुत काम है, मुझे छोड़ो ना। क्यों दूर जाना है मुझसे? समझते क्यों नहीं कि शिवाक्षी अग्निहोत्री माजिया है? हाँ, समझ गई हूँ, और ना भी समझूं तो आप हो ही समझाने के लिए। शिवाक्षी और रुद्र एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी रुद्र का फोन बजने लगा। दोनों को होश आया। रुद्र ने झट से शिवी को छोड़ दिया और अपने टेबल के पास फोन लेने चला गया। शिवाक्षी का मन उतर गया। सीएम साहब ने उसे यूं तो छोड़ दिया था। रुद्र ने फोन देखा और जल्दी से उठा लिया। सामने से एक आदमी सल्यूट करके बोला, सर, सब कुछ रेडी है, अब बस आज शाम को ही आपको आइलैंड के लिए निकलना होगा। रुद्र की नजरें शिवी पर पड़ी जो उसे गुस्से से घूर रही थी। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, ओके। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, आज भी आश्रम जल्दी चले जाना। शिवाक्षी हैरानी से बोली, ऐसा क्यों? क्या आज काम नहीं है? रुद्र ने अपना लैपटॉप ऑन किया और टाइपिंग करते हुए बोला, तुम्हें जिससे मतलब होना चाहिए वो यहाँ नहीं होगा। मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरे बिना तुम कहीं भटकना नहीं। रुद्र की बाहर जाने वाली बात से शिवी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे अजीब सा दर्द हो रहा था। वो क्यों जा रहा है और कब आएगा? काफी देर चुप रहने के बाद शिवाक्षी बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? एक सीएम होने के नाते कहीं जा रहे हैं तो उसकी खबर मुझे क्यों नहीं है? आपका शेड्यूल तो मैं बनाती हूँ ना। मैं अपने पर्सनल काम से जा रहा हूँ जिसे मैं खुद हैंडल करता हूँ। और वैसे भी तुमने कहा है ना कि तुम मुझसे बस एक पीए का रिश्ता निभाना चाहती हो, तो बस फिर। शिवाक्षी को गुस्सा आ गया, पर रुद्र ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। शिवी ने खुद ही उससे कहा था कि उन दोनों के बीच बस बॉस और पीए का रिश्ता बन सकता है, तो रुद्र वही कर रहा है। शिवी ने मुंह बिगाड़ा और सोफे पर जाकर बैठ गई। बस वो गुस्से में अपना काम करने लगी। रुद्र ने टेढ़ी नजर से उसे देखा और अपने मन में बोला, मेरे नाम का सिंदूर भरा है तुमने, तो एक दिन मुझे भी अपनाना होगा। मैं ऐसा करके रहूंगा। रुद्र वापस अपना काम करने लगा और बीच कई बार शिवाक्षी को देखते रहा। शिवी भी चुपकी चुपकी उसे देख रही थी और अपना काम कर रही थी। कुछ देर बाद पाटिल केबिन में आया। उसने एक बार शिवी की तरफ देखा और बाद में रुद्र की तरफ देखकर बोला, भाऊ, आपके जाने का वक्त हो गया है, सब कुछ रेडी है, आइए। पाटिल तू जा, मैं जरा कुछ निपटा कर आता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने शिवी की तरफ देखा जो मायूसी से पाटिल को देख रही थी। पाटिल केबिन से बाहर चला गया। रुद्र अपनी चेयर से खड़ा होकर शिवाक्षी के सामने जाकर खड़ा हो गया। शिवी उसे देखने लगी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और उसकी बाजुओं को पकड़कर उसे पास की दीवार से सटा दिया। शिवी एकदम दंग रह गई। ये रुद्र उसके साथ क्या करने जा रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? जरा दूरी बनाकर रखिए। रुद्र उसके और पास आ गया और उसके दोनों हाथों को दीवार से सटाकर उन्हें अपने हाथों में जकड़कर बोला, कल शाम को तुम्हें मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। किसी भी कीमत पर तुम्हारी पल पल की खबर मुझे मिलती रहेगी, पर फिर भी तुम कहीं भी इधर उधर घूमती हुई नजर आई ना, तो देख लेना वापस आकर क्या करता हूँ। छोड़िए मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। कभी नहीं छूटेगा, समझल? आप मुझ पर ये बंदिशें नहीं लगा सकते, समझना? लगाऊंगा। पति हूँ तुम्हारा, वो तो शुक्र मनाओ। पति होने का हक नहीं जताया अभी तक, वरना तो तुम मेरे घर में, मेरे रूम में मेरे साथ होती। शिवाक्षी चौंक गई और अपने पैरों को हिलाने लगी। रुद्र ने अपने पैरों से उसके पैरों को जकड़ लिया और उसे दीवार में दबाकर बोला, रस भरी रस भरी रस भरी, क्यों इतनी तकलीफ देती हो इस नाजुक से बदन को जो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ये आप क्या बोल रहे हैं? दूर रहिए मुझसे, आपको देरी हो रही है, जाइए। कल शाम तक वापस आ रहा हूँ। कोई बात पता चली या वो लड़का आसपास नजर आया तो तुम जानते नहीं मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ और उसके साथ। शिवाक्षी गौर से रुद्र के चेहरे को देखने लगी। ऐसा क्या है इस आदमी में जो सबको इसकी तरफ खींचता है, इसके आगे झुकने पर मजबूर करता है? पर शिवाक्षी झुकने वालों में से नहीं है। शिवाक्षी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ठीक है, ठीक है, जो आप कहोगे वही होगा, पर एक शर्त है मेरी। चुपचाप जितना कहा है उतना करो, मेरे आगे कोई शर्त या कंडीशन नहीं चलेगी तुम्हारी। तुम मेरी हो बिना किसी शर्त के। शिवाक्षी ने मुंह फेर लिया और कांच से बाहर देखते हुए बोली, ठीक है, आप जाइए। रुद्र ने उसे छोड़ दिया और उसे घूरते हुए अपने टेबल से फोन उठाकर वापस उसकी तरफ आया। झट से उसका हाथ पकड़ लिया। शिवी को उसका बैग थमा दिया और उसके साथ केबिन से बाहर निकल आया। उसके आते ही गार्ड्स रुद्र के पीछे पीछे चलने लगे। रुद्र शिवी के साथ लिफ्ट में घुसा और सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। पाटिल वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने गाड़ी का गेट खोला तो रुद्र शिवाक्षी के साथ गाड़ी में बैठ गया और उनकी गाड़ियां सीधे सीएम हाउस के लिए निकल गई। पूरे रास्ते रुद्र ने शिवी का हाथ पकड़े हुए रखा था, पर उसके सामने नहीं देखा। कुछ देर बाद उनका काफिला सीएम हाउस पहुंच गया। रुद्र गाड़ी से बाहर निकल आया और बाकी सभी लोग भी। शिवाक्षी अंदर ही बैठी थी। रुद्र साइड में गया और पाटिल से कहा, जब तक मैं वापस ना जाऊं इस लड़की का ध्यान रखना। ये कॉलेज जानी चाहिए बस, और कहीं नहीं। ये कहीं जाते हुए है तो इसे रोक लेना और तुरंत मुझे कॉल करना। भाव, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, बस आप अपना ख्याल रखना। आप बहुत बड़े मिशन पर जा रहे हो, आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, पर आपकी जान हमारे लिए कीमती है। तुम मेरा छोड़, इसका ध्यान रखना, इससे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वापस आते ही सबसे पहले इसका चेहरा देखूंगा, समझ आया ना? भाव, निश्चित रहिए, सब हो जाएगा और होने वाली वहीनी का पूरा ख्याल रखा जाएगा और आपके आते ही उन्हें आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा। वहीनी सुनते ही रुद्र के अंदर अजीब सी हलचल पैदा हो गई। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी भावनाओं को रोका और वापस शिवी की तरफ गया। गेट खोला और झुककर बोला, अब तुम आश्रम जा रही हो और मैं अपने काम पर। रुद्र ने गेट फिर से बंद कर दिया और ड्राइवर से जाने को बोलकर खुद बंगला के अंदर जाने लगा। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। रुद्र के कदम वहीं रुक गए।
वो झट से मुड़ा तो देखा शिवाक्षी उसकी तरफ बेचैनी से देख रही थी। दोनों की नजरें आपस में मिली। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। पाटिल उन दोनों को देख रहा था और दोनों के अनकहे एहसासों को समझ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो आने वाली खुशियों के लिए थी, जो उसके भाव के जीवन में आने वाली थी। रुद्रम ने आंखों से इशारा करके पूछा कि क्या हुआ, तो शिवी होश में आई और खांसी करके बोली, वो रुद्रम साहब, वो मैं शेरनी कब से हकलाने लगी? मुझे कुछ कहना है आपसे। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। शिवाक्षी ने अपनी चुनरी को कसकर पकड़ा और लंबी सांस लेते हुए बोली, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर शिवाक्षी राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से कार में बैठ गई। इससे पहले रुद्रम कुछ बोले। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और शिवाक्षी वहां से चली गई। पीछे खड़ा रुद्रम तो अभी भी उसकी बातें सुनकर दंग रह गया था। उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था कि अपना ख्याल रखना। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि रसभरी को उसकी चिंता हुई। ये तो एक अजूबा ही हुआ आज रुद्रम के साथ। काफी देर तक रुद्रम यूं खड़ा रहा। कुछ देर बाद पाटिल उसके पास आया और उसकी नजरों का पीछा करते हुए बोला, जिस राह पर आप चले हैं लगता है उसकी मंजिल खुद दौड़ते हुए आपके पास आने वाली है। रुद्रम के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और उसने अपने आकर्षक चेहरे पर हसीन एहसास लाते हुए कहा, ये लड़की सच में तबाही है, एकदम तबाही। इतना कहकर रुद्रम अंदर चला गया और पाटिल आह भरते हुए अपने मन में बोला, भाव, पापा से यही उम्मीद है कि ये तबाही आपको तबाह न करे और आपको आबाद कर दे। पाटिल भी अंदर चला गया। रुद्रम ने अपने रूम में जाकर एकदम सिंपल कपड़े पहन लिए। उसने एक डार्क ब्लू जींस पहनी और उसके ऊपर ब्लैक कलर का शर्ट पहना और ऊपर काला लंबा ओवरकोट पहन लिया। बाल जो जल से सेट थे उन्हें बिखेर दिया और वो अब उसके माथे पर बिखरे हुए थे। व्हाइट स्पोर्ट शूज पहने, हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहना जो वो अपने मिशन पर ही पहनता था। अंत में उसने काले बड़े चश्मे पहन लिए और कांच में खड़ा होकर खुद को देखते हुए जुनून से बोला, आ रहा हूँ मैं तुम सबको आजाद करने और इस धरती के बोझ को हल्का करने। रुद्रम ने अपने ओवरकोट की कैप को पहना और तूफान की तरह वहां से निकलकर सीधा हॉल में आया जहां पाटिल और उसके आदमी खड़े थे। रुद्रम के आते ही सबने उसे सल्यूट किया और एक आदमी आगे आया और बोला, सर, मैडम को सही सलामत उनके आश्रम पहुंचा दिया गया है। भाव, सब रेडी है, अब चलते हैं। रुद्रम ने सभी आदमियों की तरफ देखा और कहा, लापरवाही तुम लोग करते नहीं, इसकी गारंटी मैं खुद देता हूँ, पर इस बार तो कोई छोटी सी भूल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सवाल मेरी रसभरी का है, समझल ना? सभी एक साथ बोले, यस सर। रुद्रम सीधा बाहर चला गया और उसके सामने एक काली गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठकर रुद्रम खुफिया तरीके से वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर पहुंच गई जहां बीचों बीच एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर खड़ा था और चारों तरफ काफी आदमी खड़े थे। रुद्रम गाड़ी से बाहर आया और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगा। उसके एकदम नजदीक जाकर वो मुड़ा और खड़ा हो गया। पाटिल ने उससे कहा, भाव, बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, इसलिए निभाकर जल्दी वापस आ जाइएगा और अब तो एक नई और बेहद खास जिम्मेदारी मिल गई है आपको, तो जल्दी आ जाइएगा। रुद्रम के आगे शिवाक्षी का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा जो उसे गुस्से से ही घूर रहा था। वो मुस्कुरा उठा और पाटिल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिकर न को कर, अब मुझे जीने की एक परमानेंट वजह मिली है तो उसके लिए तो सही सलामत आऊंगा ही, और अब तो उस वजह ने कह दिया है कि अपना ख्याल रखना। पाटिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और रुद्रम हेलीकॉप्टर के अंदर चला गया और उसके साथ कुछ आदमी भी चले गए। कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर वहां से तेजी से निकल गया। पाटिल और बाकी आदमी भी वहां से चले गए। सौगात आश्रम शाम के 5 बजे। सभी बच्चे आश्रम के गार्डन में खेल रहे थे। चारों तरफ चहल पहल मची हुई थी। रमा काकी पड़ोस की कुछ औरतों से बातें कर रही थी जो आश्रम में बैठी थी। शिवाक्षी भी उनके पास बैठी हुई थी और उनकी बातें सुन रही थी। अपने रीति रिवाज तो मानने ही पड़ते हैं वरना अपशकुन हो जाता है। मैं तो सब मानती हूँ अपने पति के वास्ते। हाँ तो सही बोल रही है, शादीशुदा को तो मानना ही चाहिए ना, अपने पति के लिए खतरा बन जाता है। अपने तो रिवाज भी है कि एक बार शादी हो जाए तो उसके बाद उस लड़की को मरते दम तक अपना मंगलसूत्र उतारना नहीं चाहिए। हाँ रमा काकी, सच्ची बात है, मंगलसूत्र तो पति की सलामती के लिए होता है। देखो मैं तो हमेशा पहनती हूँ। ये सब बातें शिवाक्षी को परेशान कर रही थी क्योंकि उसने मंगलसूत्र नहीं पहना हुआ था। उसकी भी तो शादी हुई है रुद्र से, चाहे फिर कैसे भी हुई हो, पति की सलामती के लिए सब पहनते हैं, पर शिवी ने तो नहीं पहना था। हालांकि वो मांग तो बढ़ती थी पर मंगलसूत्र का अलग महत्व होता है और अब उसे क्या करना चाहिए, उसका पति तो बाहर गया हुआ है। ये सोच सोचकर शिवी को अजीब सा डर लगने लगा। चाहे कुछ भी हो पर वो रुद्रम के साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकती है। एक अलग सा जुड़ाव हो गया है उसे इस घमंडी इंसान से इन दिनों। शिवाक्षी को गहरी सोच में गुम देखकर रमा काकी बोली, शिवू क्या सोच रही है? शिवाक्षी अपनी सोच से बाहर आई और बोली, अब काकी जरूरी है क्या कि शादी के बाद मंगलसूत्र पहने? हाँ बहुत जरूरी है, इससे पति की सलामती जुड़ी हुई है, इससे पति की सलामती जुड़ी हुई है। पति चाहे कैसा भी हो उसकी सलामती तो जरूरी ही होती है। पर शिवू तू ये सब क्यों पूछ रही है? अब अरे बस ऐसे ही। अच्छा। शिवाक्षी वहां से खड़ी हो गई और गार्डन में चली गई। उसके दिमाग में वही सब ख्याल चल रहे थे। उसे रुद्र की फिक्र हो रही थी। पता नहीं वो कहाँ गया है और क्या करने गया है, क्योंकि उसका जाना एकदम खुफिया रखा गया है। शिवाक्षी चाहे कितना भी उस पर गुस्सा कर ले, पर आखिर में इंसानियत के नाते उसकी फिक्र तो होगी ही। और अब तो वो शिवी का जबरदस्ती का पति भी बन चुका है, जिसके नाम का सिंदूर पुल लगाती है, तो फिक्र तो लाजमी है। विशु की नजर पेड़ के पास खड़ी शिवी पर पड़ी, जो काफी परेशान लग रही थी। विशु भागता हुआ उसके पास आया और उसके कुर्ते को पकड़कर बोला, शिवू काय झाला? शिवी ने झुककर उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, उनकी चिंता हो रही है, क्या करूं? किसकी? शिवी ने आह भरी और कहा, तुम्हारे हैंडसम अंकल की। अरे उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे लोगों को खतरा है। उन लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे भोली शिवू, तो उनकी चिंता क्यों करती है? वो आदमी बहुत खतरनाक है, उनको कभी कुछ नहीं हो सकता। पर हाँ,
उनसे हम दोनों को बचकर रहना चाहिए। इतना कहकर विशु ने शिवी के हाथ को पकड़कर चूम लिया और वहां से भागकर बच्चों के पास जाकर खेलने लगा। शिवी को अभी भी चैन नहीं मिल रहा था। कुछ देर तक वो यूं ही खड़ी रही। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और अंधेरा छा गया। आश्रम के चारों तरफ रुद्रम के आदमी पहरा दे रहे थे, पर उनकी भनक तक किसी को नहीं थी। कुछ देर बाद पड़ोस की औरतें अपने अपने घर को चली गई और काकी ने सभी को आवाज लगाकर अंदर चलने को कहा। सभी बच्चे भागते हुए अंदर जाने लगे और विशु ने शिवी का हाथ पकड़ा और उसे भी अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद सभी ने डिनर कर लिया था और मिलकर टीवी देखने लगे। रमा काकी तो सोने चली गई थी और कुछ बच्चे अपने कमरे में पढ़ाई करने लगे। हॉल में शिवाक्षी, विशु और कुछ बच्चे टीवी देख रहे थे। शिवी का ध्यान रुद्र में ही था। टीवी देखते देखते विशु को नींद आ गई। काफी देर बाद शिवी ने सबको सोने को कह दिया। सभी बच्चे अपने रूम में चले गए। शिवाक्षी ने विशु को अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम में चली गई। विशु को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसने अपना फोन लिया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। खिड़की से आती चांद की रोशनी में शिवी का चेहरा चमक रहा था, जिस पर चिंता साफ साफ दिख रही थी। उसने उस बेल को देखा और कहा, मिस्टर अनजान, आपसे हमेशा एक राहत से मिलती है जब भी आपके करीब आती हूँ। आज मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे उस घमंडी इंसान की चिंता हो रही है। पता है वो खुद में काबिल है, वो उन्हें कुछ नहीं कर सकता, पर मैं क्या करूं? आज बड़ी बेचैन हो रही हूं। डर सा लग रहा है उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वो सही सलामत रहे जहां भी हो। एक बार उनसे बात हो जाए तो मन को शांति मिल जाएगी। इतना कहकर शिवाक्षी ने अपने फोन पर रुद्र का नंबर निकाला और उसने हिम्मत की और कहा, शिवी, गुस्सा एक तरफ है और किसी की चिंता एक तरफ, तो सब छोड़ और लगाते उनको फोन। शिवाक्षी ने आह भरी और रुद्र को कॉल लगा दिया। फोन को अपने कान से लगा दिया और सुनने लगी। फोन रिंग कर रहा था पर कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा कॉल लगाया। रिंग जा रही थी, पर इस बार भी रुद्रम ने कॉल अटेंड नहीं किया। शिवाक्षी की चिंता और बढ़ने लगी। उसने दोबारा से कॉल किया। इस बार भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने फोन को देखा और बोली, हे बप्पा, क्या हुआ इन्हें? वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो ठीक तो है ना? शिवाक्षी ने इस बार कॉल लगाया तो रुद्रम का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। शिवी का मन दुखी हो गया। पहले तो रिंग जा रही थी और अब फोन स्विच ऑफ बता रहा है। इसका क्या मतलब? काफी देर तक वो फोन को पकड़े यूं ही खड़ी रही और उसके कॉल का वेट करने लगी। रात के 11 बज रहे थे। अभी तक रुद्रम का कॉल नहीं आया था। थक कर शिवी बेड पर चली गई और मायूसी से लेट गई। अपने फोन को तकिए के पास रख दिया, इस उम्मीद में कि शायद उसका कॉल आएगा। शिवी बेड पर करवट ले रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार घमंडी इंसान का हैंडसम सा चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था और शिवी को बेचैन कर रहा था। शिवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। कुछ देर बाद शिवाक्षी को नींद आ गई। ये बेचैनी सी भरी रात बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। अनजान जगह एक आदमी खड़ा हुआ जो कुछ देर पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसने अपने बालों को झटका तो उनमें से पसीने की बूंदें हवा में इधर उधर गिरने लगी। उसके आकर्षक चेहरे पर कुछ खून की बूंदें लगी हुई थी और वो खड़ा होकर जमीन पर पड़े 4 आदमियों को देख रहा था जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उस आदमी ने अपने हाथों में पहने ग्लव्स को निकाला जो खून से रंगे हुए थे। ग्लव्स को निकालकर आगे किया तो एक गार्ड उसके पास आया और उन ग्लव्स को अपने पास रख लिया। उस आदमी ने उन चारों को एक नजर से देखा और बोला, करते क्यों ऐसा काम? कितनी बुरी मौत मारना पड़े। सालू, काम ही ऐसा है मेरा कि अपने आप को तुम जैसो जैसा बनाना पड़ता है। खैर, जहन्नुम मुबारक हो। उस आदमी ने अपने चेहरे को अपने हाथों से साफ किया और सामने खड़े गार्ड को देखकर बोला, एक निशान तक रहना नहीं चाहिए। इस देश की सरकार तो क्या, यहाँ के कीड़े मकोड़ों को भी भनक ना हो कि उन कुत्तों को किसने मारा है। डू यू गेट दैट? यस सर।
उस आदमी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो वहां अभी अभी सूरज ढला था और चांद निकलने की तैयारी में था। आदमी ने अपनी कातिल निगाहों से उसे ढलते हुए सूरज को देखा और बोला, ये सूरज ढल सकता है पर मेरा सूरज कभी नहीं ढलेगा। मैं ढलने दूंगा ही नहीं, क्योंकि वो सूरज सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो आदमी अपनी कातिल निगाहों से ढलते सूरज को देखता रहा और उसके गार्ड्स सारी सफाई करने लगे। सौगात आश्रम सुबह के 4 बजे। शिवाक्षी गहरी नींद में सो रही थी। बाहर अभी भी रात का अंधेरा था क्योंकि अभी 4 ही बजे थे। अचानक उसका फोन बजने लगा पर वो नींद में थी। एक बार फिर से उसका फोन बजने लगा। शिवी धीरे धीरे अपनी नींद से जगी। उसने अधखुली आंखों से अपने फोन को तकिए से निकाला और स्क्रीन को देखा तो हैरान रह गई। रुद्रम उसे कॉल कर रहा था। शिवाक्षी झट से बैठ गई। उसने अपने बालों को ठीक किया और आंखों को रगड़ते हुए फोन को देखने लगी। शिवी अपनी जगह से खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने आ भरी और कॉल उठाकर कान से लगा दिया। उसकी धड़कनें तेज थीं, सांसें बेकरार थीं। वो खामोशी से खड़ी थी। तभी उसके कानों में एक बेहद आकर्षक और दमदार आवाज सुनाई दी। रुद्रम अपनी हसीन आवाज में बोला, रस भरी। इस आवाज को सुनते ही शिवाक्षी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से चलने लगी। ना जाने क्यों पर उसकी आंखों में पानी आ गया। इस आवाज को सुनकर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसकी खामोशी को महसूस करते हुए रुद्रम बोला, मैं ठीक हूं रस भरी। शिवाक्षी ने कसकर फोन को पकड़ा। वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बस इस घमंडी अकड़ू इंसान की रौबदार आवाज सुनकर सुकून हासिल कर रही थी। शिवी की तेज तेज सांस रुद्रम को सुनाई दे रही थी, जिससे उसका दिल भी बेचैन हो रहा था। उसे भी अनकहे एहसासों ने घेरा हुआ था। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी शिवाक्षी के पास जाकर उसे अपनी बाहों में जकड़ ले और फिर कभी आजाद ना करे। काफी देर तक यूं दोनों खामोश खड़े एक दूसरे को महसूस करने लगे। कुछ देर बाद रुद्र अपनी हद से ज्यादा मदहोश करने वाली आवाज में बोला, कुछ बोलोगी तो जो सुकून तुम्हें मिल रहा है मेरी आवाज सुनकर, वही मुझे भी मिल जाएगा। क्योंकि बेचैनी इस तरफ भी कम नहीं है, तड़प यहां भी अपने चरम पर है। बस एक जरा सी आवाज और राहत ही राहत चारों तरफ। बोलो रस भरी। रुद्रम की बातें सुनकर शिवाक्षी के गाल लाल हो गए। उसे अजीब सी शर्म आने लगी, जो पहली बार थी। आज तो उसकी बोलती बंद थी सीएम साहब के सामने दीवानगी से, और उतना ही सुकून भी मिल रहा था कि कोई उसके लिए इस हद तक जाने को तैयार है। शिवाक्षी ने धीमी आवाज में कहा, आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूं। इतना कहते ही शिवाक्षी ने फोन कट कर दिया। रुद्र तो उसी जगह जम गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो उससे अभी अभी शिवी ने कहा था कि वो उसका इंतजार कर रही है। रुद्रम ने दोबारा शिवी को कॉल किया। शिवी अपने फोन को अपने सीने से लगाए खड़ी थी। उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होने लगी। सीएम साहब उसे दोबारा कॉल कर रहे थे। अब शिवी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे बात कर पाए। उसने झट से रुद्रम का कॉल कट कर दिया और तेजी से बेड पर जाकर लेट गई। अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और कांपने लगी। रुद्रम ने अपने फोन को देखा और बेहद कातिल मुस्कान लिए बोला, आ रहा हूं मेरी रस भरी। पेपर कौन दे के आया? अब वही तुमसे मुलाकात होगी, वो भी बेहद अलग से। रुद्रम वहां से जाने लगा और अपने आदमियों से बोला, हम अभी के अभी इंडिया जा रहे हैं। गार्ड सिर झुकाकर बोला, लेकिन सर, आज रात को तो आप रेस्ट करने वाले थे ना। मेरा आराम, मेरा चैन मुझे बुला रहा है, और काम बाद में। जो इंडिया में है, और मुझे उसी के पास जाना है। वो मेरा इंतजार कर रही है। इतना कहकर रुद्रम वहां से चला गया और उसके आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगे। सुबह के 6 बजे शिवाक्षी बाथरूम से बाहर आई। उसने अपने गीले बालों को सुखाया और कांच में खुद को देखने लगी। उसने ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर खोला, उसमें से एक डब्बी निकाली। उसे खोला तो उसमें एकदम लाल रंग का सिंदूर था।
उसे देखकर शिवी का दिल धक धक करने लगा। उसने एक चुटकी सिंदूर लिया और अपनी मांग में भर दिया। कुछ सिंदूर उसकी नाक पर गिर गया। उसने जल्दी से डिब्बी को ड्रॉर में छिपा लिया और अपने आप को कांच में निहारने लगी। शिवी ने अपनी मांग पर हाथ रखा और बोली, ना जाने क्या हो रहा है। यूं तो पहले कभी खुद को निहारने का मन नहीं करता था, सजना संवरना पसंद नहीं था, पर आजकल ये सब करने को जी चाहता है। जी चाहता है कि खुद को आईने में निहारूं। ऐसा क्यों है? क्या सच में मैं इतनी खूबसूरत हूं जितना वो मुझे बताते हैं? उन्होंने कहा था कि मैं उनका चांद नहीं बल्कि सूरज हूं, जिससे सबको रोशनी मिलती है। क्या जो वो कहते हैं सब सच है या कोई वहम जिनमें मैं घिरी हुई हूं? बब्बा, मासूम सी हूं, हाँ थोड़ी मजबूत जरूर हूं, पर इतनी नहीं कि किसी का धोखा सहन कर लूं। मुझे क्या हो रहा है मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर है कि आजकल ये जिंदगी अच्छी लगने लगी है। खुश रहने को जी चाहता है। वो बड़े अजीब है, पर उनका होना ही मेरे लिए एक अलग सा एहसास पैदा कर देता है जो मुझे पहले कभी नहीं हुए। शिवाक्षी ने गहरी सांस ली और अपने बालों को इस तरह से सेट किया ताकि उसकी भरी हुई मांग कोई देख ना सके। शिवी की नजर अपने नाक पर लगे सिंदूर पर गई और बोली, ये कैसे कैसे संदेश मिल रहे हैं मुझे, पता नहीं क्या लिखा है मेरे नसीब में। आप भी जानते हैं बप्पा। शिवाक्षी ने नाक पर लगे सिंदूर को साफ कर दिया और बेड पर रखी अपनी चुनरी को उठाकर अपने तन से जोड़ लिया। शिवी ने आज पिंक कलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके नीचे पिंक चूड़ीदार पायजामा पहना हुआ था और उसी रंग का दुपट्टा लगाए वो विशु को प्यार से देखने लगी। उसने उसके माथे को चूमा और रूम से बाहर चली गई। किचन में जाकर उसने सभी बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया और बाकी का काम करने लगी। कुछ देर बाद सभी बच्चे तैयार होकर नाश्ता कर रहे थे और रमा काकी उनके पास बैठी। शिवाक्षी ने नाश्ता किया और बाहर गार्डन में टहलने लगी और 7 बजने का इंतजार करने लगी क्योंकि उसे उस समय अपने कॉलेज के लिए जाना था। आज शिवाक्षी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जिसकी खबर उसे नहीं थी। उसे बस शाम का इंतजार था जब रुद्रम वापस आएगा और वो उसे देख पाएगी, उससे लड़ाई कर पाएगी। शिवाक्षी की नजर गार्डन के गुलाब के फूल पर गई। तभी उसे रुद्रम की वो बात याद आ गई जब उसने कहा था कि गुलाब को गुलाब देख रहा है। ये बात याद आते ही शिवी के चेहरे पर लालिमा छा गई। वो मंद मंद मुस्कुराने लगी। तभी आश्रम में कुछ गार्ड्स चले आए और उन्हें शिवी गार्डन में दिखाई दी तो उसके सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, गुड मॉर्निंग मैडम। शिवाक्षी उन्हें पहचान गई थी। वो रुद्रम के आदमी थे। शिवी उन्हें हैरानी से देख रही थी। तभी एक आदमी बोला, मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा। सर कुछ ही देर में आने वाले हैं और उनका ऑर्डर है कि वो सबसे पहले आपको देखना चाहते हैं। शिवाक्षी चौंक गई और बोली, पर वो तो शाम को आने वाले थे ना? उनका काम जल्दी पूरा हो गया है इसलिए वो आधी रात को वहां से रवाना हो गए और अब कुछ ही देर में इंडिया पहुंच रहे हैं। आप चलिए हमारे साथ। शिवाक्षी को याद आया आज सुबह 4 बजे उसने रुद्रम से बात की थी। तब वो बहुत जुनूनी बातें कर रहा था और उसके पास आने के लिए कह रहा था। शिवी के गाल लाल हो गए। मतलब सच में कितना खतरनाक आदमी से पाला पड़ा है शिवाक्षी का, जो अपने जुनून में कुछ भी करने को तैयार है। शिवाक्षी अपने ख्यालों में गुम थी। तभी गार्ड बोला, मैडम प्लीज जल्दी चलिए, सर का गुस्सा कितना बुरा है ये हम सभी जानते हैं। शिवाक्षी अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, आप लोग रुकिए मैं आती हूँ। इतना कहकर शिवाक्षी आश्रम के अंदर चली गई। उसने अपने रूम में से अपना बैग लिया और बेड पर लेटे विशु को देखकर बाहर हॉल में आई और काकी से कहा, काकी मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। सीएम साहब के गार्ड्स आए हैं तो आप विशु को संभाल लेना। हाँ, तू भी अपना ध्यान रखना और जितना हो सके इन नेता लोगों से दूरी बनाए रखना। शिवाक्षी हाँ बोलकर तेजी से बाहर निकल गई। उसके आते ही गार्ड्स उसके पीछे पीछे चलने लगे। बाहर जाकर शिवी एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ गई और वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। कार में पीछे की सीट पर बैठे शिवी का दिल ऊपर नीचे हो रहा था। आज उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। सांसें बेकाबू होकर चल रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर आकर रुक गई। शिवाक्षी खिड़की से उस जगह को देखने लगी जो उसके लिए काफी अनजान थी। गार्ड ने गेट खोला और शिवाक्षी थोड़ा घबराते हुए बाहर निकली। बाहर पहले से ही बहुत सारे गार्ड्स चारों तरफ फैलकर खड़े हुए थे और पाटिल भी उन्हीं के बीच खड़ा था। शिवी बाहर निकलकर चुपचाप खड़ी हो गई
पाटिल उसके पास आया और विनम्रता से बोला, गुड मॉर्निंग मैडम। भाऊ अभी आने ही वाले हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो सबसे पहले आपका चेहरा देखे। शिवाक्षी कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी होकर रुद्रम का इंतजार करने लगी। पाटिल उसके बाजू में खड़ा हो गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, शिवाक्षी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कसकर अपनी चुनरी को पकड़ लिया। कुछ ही देर में आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। सब लोग समझ गए कि सीएम साहब आ चुके हैं। पाटिल आसमान को देखकर बोला, भाऊ आ चुके हैं। ये सुनकर तो शिवी की हालत खराब होने लगी। उसने ऊपर देखा तो उसे थोड़ी दूरी पर एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जो उनकी तरफ ही आ रहा था। उसकी तेज आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। शिवाक्षी उसे देखती जा रही थी और वो हेलीकॉप्टर ठीक उनके ऊपर आ गया और धीरे धीरे सामने की जमीन पर लैंड करने लगा। चारों तरफ तेज तेज हवाएं चलने लगी। शिवी की चुनरी उड़ने लगी। उसके खूबसूरत लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर आकर रुक गया। उसमें से कुछ आदमी लाइन से बाहर निकले और चारों तरफ फैल गए। शिवाक्षी एकटक उस गेट को देख रही थी जहां से उसके सीएम साहब आने वाले थे। वो देख ही रही थी तभी एक बेहद आकर्षक और हैंडसम आदमी उसे दिखाई दिया, जो अपने घमंड से उस हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहा था। उसके आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था। उसे देखते ही शिवाक्षी का दिल धक धक करने लगा। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज हवा में उस आदमी के रेशमी बाल उड़ रहे थे और उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिनमें वो बड़ा हैंडसम लग रहा था। उसके पतले होठों पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर का जुनून और रौब नजर आ रहा था। होगा भी क्यों ना, इतने बड़े राज्य के सीएम साहब जो ठहरे वो भी इतने फेमस। रुद्रम हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गया। रुद्रम ने सीधा उस तरफ देखा जहां उसकी रस भरी खड़ी थी। उसे देखते ही घमंडी इंसान के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बिना रुके तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। शिवाक्षी की आंखें तो शर्म से बंद थी, पर उसे एहसास हो रहा था कि साहब उसके नजदीक आ रहे हैं। उसकी पकड़ अपनी चुनरी पर और टाइट हो गई और ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके खूबसूरत चेहरे को बड़ी शिद्दत से निहारने लगा, क्योंकि वो सब उसका ही तो है, वही इसका मालिक है। रुद्रम एकटक शिवी को देखने लगा, जो खड़ी हिल नहीं रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा सुबह सुबह बड़ा हसीन लग रहा था। रुद्रम ने शिवी को नशे से देखते हुए अपने सभी आदमियों को अपना हाथ दिखाकर इशारा किया और जाने को कहा। सभी ने सिर झुका दिया और तेजी से अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से चले गए। अब वहां बस पाटिल खड़ा था, जो रुद्रम को यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर रुद्रम ने उसे गुस्से से देखा तो उसने अपना सिर झुका दिया और गाड़ी में बैठकर उस जगह से थोड़ी दूर कहीं चला गया। पर रुद्रम से दूर नहीं गया। अब इस बड़े सारे मैदान में एक गाड़ी खड़ी थी, जिसके पास शिवाक्षी आंखें बंद किए खड़ी थी और उसके सामने सीएम साहब खड़े उसे जुनून से देख रहे थे। शिवाक्षी को पता था कि रुद्रम उसे किन नजरों से देख रहा है और उसके बिल्कुल पास में खड़ा है। तभी तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आंखें खोलने की। रुद्रम अपनी आंखें छोटी करके उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा और बड़े नशे से बोला, रस भरी। इतना सुनते ही शिवाक्षी ने और कसकर अपनी चुनरी को पकड़ लिया और ये सब रुद्रम ने देखा तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। रुद्रम ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कहा, क्या बात है, क्या बात है, शेरनी को आज मुझसे शर्म आ रही है। शिवी ने कसकर अपनी आंखें भींच ली तो रुद्रम बोला, सही है, आने भी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो सबसे करीब होता है शर्म भी उसी से बेहद आती है। और मैं तो तुम्हारा पति हूं, मुझसे ज्यादा तुम्हारे करीब कोई हो भी नहीं सकता। शिवाक्षी चुपचाप खड़ी उसकी एक एक बात को गहराई से सुन रही थी। उसका मन कर रहा था कि यहां से भाग जाए, पर ऐसा यह आदमी होने ही नहीं देगा। शिवाक्षी की चुप्पी को देखकर रुद्रम बोला, बोलो रसभरी, तुम्हारे सीएम साहब आ चुके हैं। शिवाक्षी झट से पलट गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। उसने अपनी आंखें खोली और इधर उधर मटकाती हुई आंखों से देखने लगी। रुद्रम उसके एकदम पीछे खड़ा था, जो उसे नशे में चूर होकर देख रहा था। वो उसके और करीब आया और उससे एकदम चिपक गया। शिवाक्षी की तो सांसें अटक गई। रुद्रम ने अपने दोनों हाथों से
शिवाक्षी के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उंगलियों से उंगलियां मिलाते हुए उसके कान में कहा, सब कुछ बदला बदला सा है ना, कुछ तो नया नया सा है ना, जो हम दोनों के बीच होने लगा है, पर हम दोनों से ही अनजान है। ना मैं कह पा रहा हूं और ना तुम समझ पा रही हो। ये कैसा मोड़ है हम दोनों की जिंदगी का, है ना रस भरी। रुद्रम की आवाज सुनकर शिवाक्षी का पूरा बदन गर्म हो गया। उसके तन बदन में सिरहन पैदा होने लगी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आज ना जाने क्या हो रहा था जो वो इस आदमी से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी और ना कुछ बोल पा रही थी, बस खामोशी से उसके हर जुनूनी वार को सहन कर रही थी। रुद्रम की जुनूनी बातें शिवाक्षी की हालत खराब कर रही थी। ऊपर से रुद्रम की नजदीकी उससे बेचैन बना रही थी, पर वो उसका हाथ पकड़कर उससे चिपका खड़ा था। रुद्रम ने महसूस किया कि रसभरी का बदन कांप रहा है। वो कातिल निगाहों से उसे देखने लगा और उसने अपनी ठोडी को शिवाक्षी के कंधे पर रख दिया। शिवाक्षी सिंहर उठी। उसने रुद्रम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो रुद्रम ने कसकर उसकी उंगलियों को जकड़ लिया। शिवाक्षी उसे धकेल कर उससे दूर जाने लगी तो रुद्रम ने उसे जाने नहीं दिया और बोला, अरे 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 अरे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मेरी रसभरी। ऐसे कैसे तुम मेरी इजाजत के बिना मुझसे दूर जा सकती हो। नहीं, इधर ही रहो और मुझे मेरा सुकून लेने दो। शिवाक्षी अभी भी उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्रम को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ताकत के आगे ये कोमल कली क्या कर पाएगी। उसने अपना चेहरा शिवाक्षी के बालों में घुसा दिया और उसकी महक लेने लगा जो बहुत खूबसूरत थी। उसके बालों में मुंह डाले हुए रुद्रम नशे से बोला, तुमने एक छोटा सा कदम मेरी तरफ बढ़ाया है, तो अब इसे पीछे मत लेना, बल्कि और आगे बढ़ती जाओ और पूरी तरह से मेरी बन जाओ। शांति से मान जाओगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं तुम्हें मनवाने पर आया ना तो। इतना कहकर रुद्रम ने शिवाक्षी के बालों को चूम लिया और नशे से बोला, तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें किस किस तरह से मनवाऊंगा। जानती तो हो ही मुझे मेरी रसभरी। शिवाक्षी को एक अजीब सा एहसास होने लगा जो ना डरावना था और ना ही उससे कुछ सुकून मिल रहा था, बल्कि वो तो बेचैनी पैदा करने वाला एहसास था। शिवाक्षी चुपचाप सामने के पेड़ को देखने लगी। उसे उसका भविष्य दिख रहा था जिसमें ये आदमी उसे नहीं छोड़ेगा और पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेगा। रुद्रम उसके बालों से बाहर आया। उसने अपने दोनों हाथों के घेरे में शिवाक्षी की कमर को लिया और खिलती हुई सुबह की धूप को देखकर शिद्दत से बोला, देखो वो खिला रहा है, वो धीरे धीरे रोशन हो रहा है और पूरी दुनिया में अपनी रोशनी बिखेर रहा है, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी रसभरी खिल रही है, मेरी जिंदगी को रोशन बना रही है जिसमें सिर्फ अंधेरा है। शिवाक्षी ने खिलते हुए सूरज को देखा जिसकी किरणें उन दोनों पर आ रही थी। शिवाक्षी बड़ी प्यारी लग रही थी। उसे रुद्रम की नजदीकी बहुत भा भी रही थी, पर उसके उसूल उसे ये सब करने से रोक रहे थे। उसके दिल दिमाग में अलग एक जंग चल रही थी। काफी देर तक वो दोनों खामोशी से खड़े रहे। कुछ देर में रुद्रम बोला, तुम्हें देख लिया है, अब तुम्हें सुनने को भी बेताब हूं। मेरी इस बेताबी, इस अनकही बेचैनी को सुकून में बदल दो। कुछ कहो रसभरी। शिवाक्षी के होठ हिलने लगे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी रुद्र ने उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाया, उसके झुके हुए चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, जब तक तुम्हारा बॉस बनकर ऑर्डर नहीं दूंगा तब तक मेरी बात नहीं मानोगी क्या। शिवाक्षी ने आह भरी और धीरे से बोली, मुझे छोड़िए। ये सुनकर रुद्रम को थोड़ा गुस्सा आया। उसने अपने आप को काबू किया और जुनून से बोला, ये तो कभी नहीं होगा। कुछ और कहो जिससे मुझे चैन मिले, जिससे मैं इस खिलते सूरज के साथ रोशन हो जाऊं। शिवाक्षी ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और तुरंत आंखें खोलकर रुद्र की नजरों से नजरें मिलाकर जो दुनिया के लिए मैं इंस्टा क्वीन हूँ। परफेक्ट लाइफ,
परफेक्ट स्माइल। पर इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा कड़वा सच है जो अगर जुनून से बोली, एक बात पूछूं? रुद्रम उसके चेहरे पर आए बालों को साइड में करते हुए बोला, मैं ही क्यों? रुद्रम एकटक शिवी की जुनूनी आंखों में देखने लगा। उसके चेहरे पर जुनून से भरी मुस्कान तैर गई और वो बोला, जुनून तो तुम्हारा भी कम नहीं है। अब तो जिद यही है कि जुनून और शिद्दत उम्र भर सिर्फ रुद्रम के लिए ही हो। दीजिए। मैं किसी को जवाब देने के लिए बंधा हुआ नहीं हूं और ना ही मजबूर हूं, समझे? लेकिन मुझे जवाब देना होगा। मुझसे आप बंधे हुए भी हो और मजबूर भी, समझन? रुद्रम ने कसकर उसकी बाजुओं को पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा छाने लगा और वो अपने दांत भींचते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। रुद्रम गायकवाड़ कभी मजबूर नहीं होता, किसी के सामने भी नहीं। मजबूर नहीं, पर बंधे हुए तो हो ही। और आपने खुद को अपनी मर्जी से अपने जुनून से बांधा है, ये तो याद है ना आपको सीएम साहब? हाँ, बंधा हुआ हूं, वो भी तुमसे, और कभी छूटना नहीं चाहता। और आज शपथ तुम्हें भी छूटने नहीं दूंगा। डोर में ऐसा उलझा लूंगा कि उसे सुलझाते सुलझाते हम दोनों की जिंदगी बीत जाएगी, पर उस वक्त भी तुम मुझसे बंधी रहोगी। नाउ यू अंडरस्टैंड? शिवाक्षी रुद्रम के चेहरे के जुनून और गुस्से को देख रही थी, जो अपनी सारी हदें लांघ कर ना जाने कौन सा तूफान खड़ा करना चाहता है। शिवाक्षी ने उसे गुस्से से देखा और बोली, मुझे छोड़िए, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। जो पूछा उसका जवाब तो आपके पास है नहीं, बस ऊपरी ऊपरी गुस्सा और जोश में भरे हुए हो। रुद्रम ने उसको छोड़ दिया और उसको शिद्दत से देखने लगा। शिवाक्षी ने अपने बालों को ठीक किया और कहा, बस इतना ही पूछा था कि मैं ही क्यों, पर आपके पास कोई जवाब नहीं। इतने बड़े आदमी के पास इस मामूली लड़की के सवाल का जवाब नहीं? रुद्रम चिल्लाकर बोला, चुप, एकदम चुप। तुम मामूली नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे सवाल का जवाब दे दो ना। रुद्रम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ तोड़ फोड़ करना चाहता था, पर अपने आप को रोक रखा था। वो पलट गया और उसने जोर से गाड़ी पर मुक्का मारा। ये देखकर शिवी कांप उठी, कहीं रुद्र को चोट तो नहीं आ गई? शिवी उसके करीब जाने लगी, जो उसकी तरफ पीट करके खड़ा था। वो कुछ बोलती इससे पहले रुद्रम बोला, मैं समझा नहीं सकता। शिवाक्षी के कदम वहीं रुक गए। उसके सीने में अजीब सा दर्द हुआ। उसे रुद्रम पर हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने खुद को शांत किया और रूखे स्वर में बोली, ठीक है, अब मुझे जाना है। इतना कहकर शिवी वहां से जाने लगी। तभी रुद्र उसकी तरफ मुड़ा और उसकी पीठ देखकर अपने पूरे जोश और जुनून में बोला, इन लबों पर जो मुस्कुराहट है उसकी तू ही वजह है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। मेरा होना बेवजह है। तू मेरी मंजिल है जिसे मैं छीन कर रहूंगा। रुद्रम की बात सुनकर शिवाक्षी के कदम वहीं ठहर गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्या बोले, क्या करे, क्योंकि जो रुद्रम ने कहा था वो बहुत गहरा था। उसका मतलब भी बहुत गहरा था। शिवाक्षी अपनी जगह पर थमसी गई थी जब रुद्रम उसके पास गया, बेहद पास। रुद्रम की खुशबू से ही शिवी सिहर उठी और उसने अपने हाथ अपने सीने पर रख दिया, जो धक धक कर रहा था। रुद्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को देखकर बोला, अब ये मत पूछना कि जो मैंने अभी अभी कहा उसका मतलब मैं तुम्हें समझाऊं, क्योंकि वो मुझसे भी परे है। मैं भी नहीं जानता क्या है, क्यों है। जैसे अपनी इन आंखों को बंद किया तो एक लड़की का चेहरा मेरे सामने आया। जो मुझे कहना चाहिए था वो मैंने आज कह दिया। शिवाक्षी कुछ नहीं बोल रही थी। उसने हिम्मत करके रुद्रम के चेहरे को देखा और बस देखती रह गई। रुद्र भी उसे देखने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद शिवाक्षी बोली, कितने राज दफन है आपके अंदर? क्या है आपकी असली पहचान? कौन है आप? अच्छे हो या बुरे ये मैं नहीं जानती, पर हाँ, जानने को बेताब हूं। रुद्रम के चेहरे पर हद से ज्यादा खतरनाक मुस्कान तैर गई। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और थोड़ा पीछे खिसकते हुए शिवाक्षी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, जुनून के साथ साथ दिमाग भी है, हद से ज्यादा है। इतना कहकर रुद्रम शिवाक्षी के एकदम पास आ गया। उसकी कमर को पकड़कर उसके कान में खतरनाक तरीके से बोला, पर मुझसे ज्यादा नहीं। और एक बात,
जब मैं चाहूंगा तुम मेरे बारे में जान जाओगे, और जानोगे ही। अरे बीवी हो मेरी, और मेरे साथ ही रहना है तुम्हें, माझी रस भरी। शिवाक्षी हैरानी से रुद्रम को देख रही थी। उसे आज रुद्रम में एक खतरनाक आदमी नजर आ रहा था जो ना जाने किस हद तक जा सकता है। शिवाक्षी के हैरानी को देखकर रुद्रम बोला, नहीं नहीं, इतना जोर मत डालो अपने नाजुक से दिमाग पर, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे जान नहीं सकता। कोई भी नहीं? क्यों? ऐसा क्या है आपके अंदर? ऐसी क्या शख्सियत है आपकी जो हर कोई जान नहीं सकता? बोलिए, मैंने कुछ पूछा है सीम साहब? रुद्रम ने शिवाक्षी के चेहरे को कसकर पकड़ा और उसकी नाक से अपनी नाक भिड़ाकर जुनून से बोला, कहा ना तुम्हें, मैं खुद बताऊंगा कि तुम्हारे रुद्रम साहब क्या है। तब तक तुम बस मेरे पास रहो, मेरी नजरों के सामने। रुद्रम की इतनी नजदीकी शिवी के दिल को धड़का रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। उसके पूरे जिस्म में अलग सी तरंग दौड़ रही थी। अलग अलग ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे और उसे बेचैन कर रहे थे। उसने रुद्रम की लाल और शिद्दत से भरी आंखों में देखा तो वो एक पल को डर गई और उसने झट से रुद्रम के कंधे को कसकर पकड़ लिया। रुद्रम के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और उसने शिवाक्षी को अपने सीने से लगा लिया। शिवाक्षी ने उसके कंधे को अभी पकड़ा हुआ था और रुद्र ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे के पास थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। रुद्र ने एक हाथ से शिवी की कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ को उसके बालों में सहला रहा था और कातिल मुस्कान लिए सामने देख रहा था। वो हद से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसे देखकर कोई भी नहीं समझ सकता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। सुबह को ठंडी सुहावनी हवाएं चलने लगी। शिवी का दुपट्टा उड़ने लगा और वो उड़कर सीधा रुद्रम के चेहरे पर आ गया। उस गुलाबी दुपट्टे में से रुद्र बेहद आकर्षक और हैंडसम लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और दुपट्टे से आती शिवी की महक को अपने अंदर उतारने लगा।